हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 फ्रिक्शन। और एक ही वीडियो में इस पूरे चैप्टर को हम फिनिश करने वाले हैं। ये वन शॉट वीडियो होने वाली है कि एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पूरी डिटेल के साथ ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर इसी वीडियो में फिनिश हो जाएगा। ध्यान से देख लेना और अपने नोट्स साथ साथ बनाते चलना। वीडियो को पॉज करके रोक के और फिर अपने नोट्स लिख लेना। पहले समझना फिर नोट्स को लिखना। नोट्स बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अपने नोट्स बनाते चलना भाई साथ साथ। तो अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 9 फ्रिक्शन। ठीक है, साइंस ये जो फिजिक्स है इसमें चैप्टर नंबर 9 है कौन सा, फ्रिक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फ्रिक्शन है, इधर तो हमने एनसीईआरटी को दिखा रखा है जिधर ये पेन चल रही है। एनसीईआरटी भी है, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसके जूम करके भी इसके बारे में भी देख लेंगे इसमें अगर कुछ देखना है हमें। बाकी इसके सारे कॉन्सेप्ट मैंने साइड में लिख रखे हैं जिससे हम समझेंगे एक एक चीज़ को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कि फ्रिक्शन क्या होता है, सीधी सी बात है। या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कि फ्रिक्शन भी एक क्या है, फोर्स है। फ्रिक्शन भी एक क्या है, फोर्स है। तो ये चीज़ें हमें दे रखी है शुरू में, हम देख सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं शुरुआत में देखूँ कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर सरफेस। कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, एक फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को होने से रोकता है। जिस सरफेस पे कोई मोशन हो रहा है उसे रोकता है। यानी कि मैं कह सकता हूँ जैसे तुम मान लो सामने की ओर चल रहे हो और आगे से तुम्हें कोई धक्का लगा के रोक ले, ठीक है, तो वो क्या हो गया, फ्रिक्शन हो गया। वो क्या हो गया, फ्रिक्शन हो गया। इसको अच्छे से समझो। देखो मैं तुम्हें समझा देता हूँ इसको अच्छे से। यहाँ देखिए, अब हम मान लेते हैं कोई सरफेस है। ठीक है, हम क्या मान लेते हैं कि कोई सरफेस है और इस सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब आपने इधर को फोर्स लगाया इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, और जिधर आप फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में क्या होगा, उसी डायरेक्शन में होगा मोशन। क्या होगा, मोशन होगा। और अभी हमने क्या पढ़ा है कि फ्रिक्शन मोशन को रोकता है। तो हमने मान लिया कि ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा भाई, फ्रिक्शन इससे उल्टे डायरेक्शन में लगेगा। यानी कि फ्रिक्शन इसको रोकेगा, फ्रिक्शन इसको रोकेगा। फ्रिक्शन ऐसे लगेगा। बात समझ में आई या नहीं आई, ये क्या हो गया, फ्रिक्शन हो गया। ये क्या हो गया, फ्रिक्शन हो गया। अब समझ में आया, फ्रिक्शन भी क्या है, एक प्रकार का फोर्स है। क्या है, फोर्स है। फोर्स का ही टाइप है फ्रिक्शन, जो कि किधर लगता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। किसके, मोशन के। जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं हमसे उल्टे डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। भाई हम चलते हैं, चलते हुए हम थक जाते हैं। क्यों थक जाते हैं, क्यों थक जाते हैं, कोई हमारे ऊपर फोर्स थोड़ा ही लगा रहा है फिर भी थक जाते हैं। क्योंकि हम जब सामने की ओर चल रहे होते हैं तो उल्टी डायरेक्शन में दूसरी सरफेस मतलब जो ज़मीन है, ज़मीन पे चल रहे हैं ना, तो ज़मीन जो है वो दूसरी दिशा में फोर्स लगा रही है। कौन सी दिशा में, दूसरी दिशा में। दूसरी कौन सी, जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं उससे दूसरी दिशा में वो क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है। क्या लगा रही है भाई, फोर्स लगा रही है, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। तो ये फोर्स किसके द्वारा लगाया गया, ये सरफेस के द्वारा लगाया गया। किसके द्वारा लगाया गया, सरफेस के द्वारा लगाया गया। और किसके ऊपर लगाया गया, ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया गया। किसके ऊपर लगाया गया, ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया गया। ये कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर ये फोर्स लगाया गया। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, बिल्कुल आ गई होगी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब हम इसकी डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी हम किसके बारे में बात कर लेते हैं भाई, डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब हम इसकी डायरेक्शन देखेंगे। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसकी डायरेक्शन देखेंगे अब जब। ठीक है, तो अब देखिए इसकी डायरेक्शन, देखिए अब हम इसकी डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है भाई, डायरेक्शन क्या होती है इसकी, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की डायरेक्शन, दिशा, फ्रिक्शन की दिशा किधर को होगी भाई, ऑपोजिट। किसके ऑपोजिट होगी, ऑपोजिट टू मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। जौन सा भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उससे उल्टी दिशा में इसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। जिधर वो मोशन मूव कर, जिधर भी कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है उससे उल्टी दिशा में इसकी क्या, उल्टी साइड क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये इधर को, ये तीर का निशान इधर को है ना, इधर को कर रहा है मोशन, इधर को क्या कर रहा है, मोशन। तो फ्रिक्शन किधर को लगा भाई, फ्रिक्शन इससे उल्टी दिशा में लगा, ऐसे, ये लगा फ्रिक्शन। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है।
तो फ्रिक्शन मोशन से हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इतनी बात समझ में। फ्रिक्शन क्या होता है? एक फोर्स होता है जो किधर लगता है? मोशन से उल्टी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा हो उससे ऑपोजिट लगता है। इतनी बात समझ में क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गई होगी और इस वीडियो के बाद तुम्हारा कोई डाउट भी नहीं बचेगा। ठीक है, बस ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना है। तो पहला पॉइंट हम समझ चुके हैं। क्या समझ चुके हैं पहले पॉइंट में भाई? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है भाई? एक प्रकार का फोर्स है। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोज द मोशन, जो मोशन को रोकता है किसी भी सरफेस पे। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस। ये मैं तुम्हें समझा ही चुका हूँ कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किसके बीच में लगता है भाई? किस किस के बीच में लगता है? वो किस किस के बीच में लगता है? वो सरफेस के और ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। वो सरफेस के और ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। ये मान लेते हैं मैं ऑब्जेक्ट, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। और ये जो जिस पे ये रखा हुआ है ये क्या है भाई? ये है सरफेस। तो किस किस के बीच में लगा? ये किस किस के बीच में लगा? ऑब्जेक्ट के और सरफेस के बीच में लगा क्या? फ्रिक्शन। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? मुझे इतना बता दो। ठीक है, हो गई होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ बॉल रोलिंग ऑन ग्राउंड ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड कम टू रेस्ट ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड। एक बॉल, कोई भी बॉल है और वो ज़मीन पे चल रही है। कोई भी बॉल है वो ज़मीन पे चल रही है और चलते चलते अपने आप रुक जाती है। सपोज ये बॉल है और ज़मीन पे हमने इस पर फोर्स लगा रही, चलना स्टार्ट कर दिया और अपने आप ये किस में आ गई? रेस्ट में आ गई। किस में आ गई? रेस्ट में आ गई। किसकी वजह से आ गई? किसी ने फोर्स थोड़ा ही लगाया है भाई। ये ज़मीन पे लुढ़कती 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 लुढ़क जा रही है और रुक जाते जाते अपने आप रुक गई। क्यों रुक गई है? खुद अपने आप क्यों रुक जाती है? खुद। किसकी वजह से? क्योंकि ज़मीन इसके ऊपर क्या लगा रही है? फ्रिक्शन लगा रही है। अब ये जिधर को ये जा रही होगी उससे उल्टी दिशा में इसको कौन रोक रहा होगा? एक दूसरा फोर्स रोक रहा होगा जो धरती के द्वारा इसके ऊपर लगाया जा रहा है। धरती मतलब कोई सरफेस है, उस सरफेस के द्वारा बॉल के ऊपर क्या लगाया जा रहा है? दूसरा फोर्स लगाया जा रहा है उससे उल्टी दिशा में, जिसको हम नाम दे देते हैं फ्रिक्शन। जिसको हमने क्या नाम दे रखा है भाई? फ्रिक्शन। ठीक है, समझ में आया इतना? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। इफ़ वी स्टॉप पैडलिंग अ बाइसिकल। अगर हम बाइसिकल के पैडल मारना बंद कर दे, सीधी सी बात है, साइकिल के पैडल मारना बंद कर दे भाई। ठीक है, इट ग्रेजुअली स्लो डाउन, तो अपने आप क्या होती चली जाएगी? स्लो होती चली जाएगी और एक समय बाद वो अपने आप ही रुक जाएगी। किसकी वजह से? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। किस किस के बीच में लग रहा है? व्हील एंड द रोड। किस किस के बीच में लग रहा है? व्हील एंड द रोड। यानी कि वो जो फ्रिक्शन लग रहा है, ये देखिए यहाँ पे ये रुक जाएगी अपने आप ही साइकिल। किसकी वजह से रुक जाएगी? क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है भाई? फ्रिक्शन लग रहा है। किस किस के बीच में लग रहा है फ्रिक्शन? ये फ्रिक्शन लग रहा है व्हील के और रोड के। यहाँ देखो, यहाँ जहाँ पे रेड रेड कलर हो रहा है, यहाँ पे क्या है? पहिए हैं और ये रोड है। इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है। तो सबसे पहली बात है, फ्रिक्शन कहाँ लगता है? दो सरफेस के बीच में लगता है। फ्रिक्शन कहाँ लगता है भाई? फ्रिक्शन लगता है दो सरफेस के बीच में। ठीक है, तो फ्रिक्शन कहाँ कहाँ लगेगा आपका? फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? बिटवीन टू सरफेस। बिटवीन टू सरफेस। ठीक है, दो सरफेस के बीच में लगेगा। अब ये दो सरफेस कैसी हो सकती है? सपोज इसमें से एक ऑब्जेक्ट की सरफेस हो सकती है, एक किसकी हो सकती है? ऑब्जेक्ट सरफेस। ठीक है, और दूसरी क्या होगी? दूसरी अदर सरफेस होगी जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होगा? मोशन कर रहा होगा। जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होगा? मोशन कर रहा होगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लगता है, एक ऑब्जेक्ट की और एक उस सरफेस पे जिस पे ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसके बीच में लगता है। क्लियर है? अंडरस्टैंड? ठीक है, यहाँ तक तुम्हारी समझ में आ गया? एनी समस्या? कोई समस्या नहीं होगी मैं उम्मीद करता हूँ। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, तो हमने ये सब कुछ यहाँ पे पढ़ लिया है। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि भाई ये देखिए जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूँगा, ऐसी बात नहीं। ये देखिए जिधर आपका मोशन हो रहा है, जिधर क्या हो रहा है भाई? मोशन हो रहा है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है इसी डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया भाई। जिधर को फोर्स लगाएंगे उधर के तो ऑब्जेक्ट जो है मोशन करेगा और उससे उल्टी डायरेक्शन में क्या लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है। ये हमने सभी चीज़ें पढ़ ली हैं। दो सरफेस के बीच में लग रहा है या नहीं लग रहा? ठीक है, एक तो ये देखो यहाँ पर एक किसकी सरफेस हो गई भाई? एक किसकी सरफेस हो गई? एक हो गई ऑब्जेक्ट की सरफेस। ये देखिए ये किसकी सरफेस है? ऑब्जेक्ट की सरफेस है। और जो ये दूसरी सरफेस है ये किसकी सरफेस है? यहाँ पे, यहाँ जहाँ मैं कर रहा हूँ यहाँ दो सरफेस हो रही हैं। एक किसकी सरफेस? ऑब्जेक्ट की और एक जिसके ऊपर मोशन कर रहा है। तो दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लगा। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है किससे? मोशन से। तो हम इसकी डायरेक्शन भी हमने पढ़ ली है। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी में भी यही बता रखा है। यहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं। अपनी बुक अपने पास रखना है और रीडिंग करते रहना है। इस वीडियो के बाद सब कुछ समझ के रीडिंग कर लेना तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है,
ये हम पढ़ चुके हैं कि फ्रिक्शन दो सरफेस के बीच में लगता है, ठीक है, बिटवीन टू सरफेसेस, ठीक है। ओके, हम ये भी पढ़ चुके हैं कि डायरेक्शन क्या होती है भाई फ्रिक्शन की डायरेक्शन होती है ऑपोजिट टू मोशन जिधर हो रहा है ऑब्जेक्ट का उसके ऑपोजिट इसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे भाई, फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, यानी कि किसकी वजह से फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है और कम लगता है, ये बात देखेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसको देख लीजिए, ये जो फिगर है यहाँ पे, ठीक है, इसको देख लीजिए। ये क्या है भाई, ये है तुम्हारा स्प्रिंग बैलेंस। क्या है ये, स्प्रिंग बैलेंस, यहाँ पे भी दे रखा है एनसीईआरटी बुक में, ये स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है। ये दिख रहा होगा आप लोगों को स्प्रिंग बैलेंस, कोई दिक्कत, कोई समस्या, ठीक है। ये स्प्रिंग बैलेंस क्या काम करता है, स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लग रहा है उसे मेज़र करने के लिए, उसे नापने के लिए हम जिसका इस्तेमाल करते हैं, कोई छोटा मोटा फोर्स, ज़्यादा बड़ा नहीं, कोई छोटा मोटा फोर्स, उसका जिसका इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस। क्या बोलते हैं, स्प्रिंग बैलेंस। इसके अंदर क्या क्या होता है, एक स्प्रिंग होता है जो कोइल्ड शेप में होता है। कैसी शेप में होता है भाई, कोइल्ड शेप में होता है, कोइल्ड शेप, कोइल्ड पता है ना, ऐसे, ये देख ले, ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये इसके अंदर स्प्रिंग है, ये जो शेप है ना, ये ऐसे ऐसे, ये कोइल्ड शेप बोली जाती है। कैसी शेप बोली जाती है, कोइल्ड शेप। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है, ये कोइल्ड शेप होती है। तो ऐसी शेप में इसके अंदर एक स्प्रिंग पाया जाता है, ऐसी शेप में इसके अंदर एक स्प्रिंग पाया जाता है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। जो क्या काम करता है भाई, विच गेट स्ट्रेच वैन अ फोर्स, ये खींच जाता है जब फोर्स इसके ऊपर लगाया जाता है, और जिससे हम फोर्स को मेज़र कर सकते हैं, या हम क्या बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन को मेज़र कर सकते हैं। कैसे, अभी बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाता है, जब हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो उसको खींच लेगा, वो इसको क्या कर लेगा भाई, खींच लेगा, और जब खींच लेगा तो ये खींचता चला जाएगा, ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है। तो ये खींचता चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ये खींचेगा तो खींचने की वजह से क्या होगा भाई, ये जो इसका पॉइंट है, ये जो इसका पॉइंट है, ये इन पॉइंट पे आ जाएगा, और जितने भी पॉइंट पे ये आ जाएगा, जितने भी पॉइंट पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो इन पॉइंट्स पे जब ये आ जाएगा तो हम देख लेंगे कि कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है। न्यूटन क्या है, फोर्स की यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। हम यहाँ पे बता सकते हैं यूनिट ऑफ फोर्स, पिछले चैप्टर में आपने सीख लिया होगा यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या होती है भाई, क्या होती है फोर्स की यूनिट, बताइए ज़रा सभी, फोर्स की यूनिट बोलिए, सभी बोलिए, बैठे बैठे बोलना है आपको, जब भी तो समझ में आएगा। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, क्या होती है, न्यूटन। इतनी बात समझ में आई, ठीक है, ओके। तो स्प्रिंग बैलेंस समझ में आ गया होगा कि फोर्स को मेज़र करता है, और जितना फोर्स हमें किसी ऑब्जेक्ट को खींचने में लगेगा, तो आप सोचिए अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, और उसे खींचने में जितना फोर्स लग रहा है उतना ही क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा, तभी तो उसने मूवमेंट किया होगा। जब तक वो मूवमेंट नहीं करेगा, यानी कि वो किसी ने रोक रखा है, किसने रोक रखा है, वो एक फोर्स ने रोक रखा है जो उस सरफेस के द्वारा लगाया जा रहा है, और जैसे ही उसने मूवमेंट करा तो वहाँ पर हम मेज़र करेंगे कि ये कितना फोर्स है, तो इतना ही फ्रिक्शन होगा, तभी तो उसने रोक रखा होगा। समझ में आई बात या नहीं आई, देखो ध्यान से समझना इस बात को जो बता रहा हूँ मैं, ठीक है, समझिए, देखिए ध्यान से कि जो फोर्स है, जितना हमें फोर्स लगाना है, ध्यान से देखिए, जो फोर्स है, ठीक है। अब मान लीजिए हमें कोई ये वस्तु है, ठीक है, इसको खींचना है अपनी ओर, इधर को खींचना है, इधर को क्या करना है, पुल करना है, सपोज कीजिए, तो इधर को इस पर क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक हो। जैसे ही ये इधर को मोशन करना स्टार्ट करे, जैसे ये इधर को मोशन करना स्टार्ट करे, तो समझ जाना है, सपोज करिए कि जब हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तब इसने मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया, तो 10 न्यूटन के मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया, तो यानी कि ये जो फ्रिक्शन लगा जा रहा था इस सरफेस के द्वारा कितना था, 10 न्यूटन। जैसे ही हमने 10 न्यूटन से थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाया तो इसने क्या स्टार्ट कर दिया, मोशन स्टार्ट कर दिया। क्यों कर दिया, इससे पहले क्यों नहीं किया, क्योंकि किसी फोर्स ने रोक रखा था। वो कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन। समझ में आया, तो इसका इस्तेमाल करके हम फ्रिक्शन को भी मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। अब ये स्प्रिंग तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, कि ऐसे फैक्टर जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं, ऐसे फ्रैक्शन जो किसको अफेक्ट करते हैं, फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर, 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ सरफेस, कि सरफेस कैसी है, सरफेस, ठीक है, हाउ हार्ड द सरफेस प्रेस टुगेदर, और सरफेस कैसी है, दूसरी बात, ऑब्जेक्ट भारी है या
हल्का है, सीधी सी बात है। अगर हम ज़मीन पे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो भारी ऑब्जेक्ट होगा, और कोई वस्तु अगर ज़मीन पे कम फोर्स लगाएगी तो वो हल्का ऑब्जेक्ट होगा। और हल्के ऑब्जेक्ट पे हमें कम फोर्स लगाना है तो फ्रिक्शन कम होगा, और भारी पे हमें ज़्यादा फोर्स लगाना है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। यही तो अभी सीखा था हमने, सीखा था नहीं कि जितना हमने फोर्स लगाया, जितना हमने क्या लगाया भाई, जितना हमने फोर्स लगाया, जितना हमने फोर्स लगाया, ठीक है, जितना हमने फोर्स लगाया वो फोर्स ही किसके बराबर हुआ, फ्रिक्शन के बराबर हुआ। कब, तब उसने क्या स्टार्ट कर दिया, मोशन स्टार्ट कर दिया, तब वो फोर्स फ्रिक्शन के बराबर होता है। ये बात समझ में आ गई। तो जितना ज़्यादा फोर्स होगा, जितना ज़्यादा फोर्स होगा फ्रिक्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना कम फोर्स होगा फ्रिक्शन भी उतना ही कम होगा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ पे इसने ये बताया कि फ्रिक्शन दो प्रकार से इफेक्ट डालता है। फ्रिक्शन क्या, नेचर ऑफ द सरफेस की सरफेस कैसी है, सरफेस कैसी कैसी हो सकती है भाई, सरफेस दो प्रकार की हो सकती है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, सरफेस दो प्रकार की हो सकती है। एक कैसी सरफेस हो सकती है, एक सरफेस हो सकती है स्मूथ सरफेस, ठीक है। तो स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन हमेशा कम लगेगा। स्मूथ सरफेस मतलब एक प्रकार से क्या कह सकते हैं, जो चिकनी सरफेस होती है, ठीक है। और चिकनी सरफेस पे फ्रिक्शन कम लगता है, चिकनी सरफेस पे फ्रिक्शन क्या लगता है, कम लगता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी कैसी सरफेस होगी, रफ सरफेस होगी। कैसी, रफ। रफ सरफेस कैसी, जैसे खुरदुरी टाइप होती है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, इम्प्योरिटीज होती है, इरेगुलरिटीज होती हैं, ठीक है। यानी कि जिस पे हम आराम से कोई ऑब्जेक्ट नहीं चल सकता, इसमें दिक्कत आएंगी बहुत सारा। जैसे दो प्रकार की ज़मीन है, एक ज़मीन तो बिल्कुल प्लेन है और एक ज़मीन में बहुत सारे गड्ढे होते हैं। तो ये गड्ढे वाली ज़मीन मान लीजिए रफ सरफेस होती है, इस पर फ्रिक्शन हमेशा क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। फ्रिक्शन हमेशा क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो हमने दो प्रकार की सरफेस को देखा। हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा, नेचर ऑफ सरफेस, कि सरफेस की नेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और दो प्रकार की सरफेस होती हैं। कैसी कैसी सरफेस भाई, स्मूथ सरफेस और, ठीक है, स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस, ठीक है। स्मूथ सरफेस पे क्या हो रहा है भाई, फ्रिक्शन क्या लग रहा है, कम लग रहा है, ठीक है। फ्रिक्शन क्या लग रहा है, कम लग रहा है। और रफ सरफेस पे फ्रिक्शन क्या लगता है भाई, ज़्यादा लगता है। यानी कि उस पर जब गड्ढों वाली पे चढ़ने में ज़्यादा दिक्कत होगी तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। और बिना गड्ढों वाली पे चढ़ने के लिए हमें, ठीक है, कम फोर्स लगाना पड़ेगा, तो कम फ्रिक्शन होगा। इतनी बात समझ में आई। तो ये चीज़ें यही सिखाती हैं। दूसरी चीज़ क्या है वो अभी आप नेक्स्ट स्लाइड में समझ जाएंगे, कि ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, या कोई भारी ऑब्जेक्ट होगा तो उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा, और हल्का ऑब्जेक्ट होगा तो उस पर कम फोर्स लगेगा। तो ये दो चीज़ें जिससे फ्रिक्शन का पता चलता है कि भारी और कम। पहला क्या, नेचर ऑफ सरफेस, सरफेस का नेचर कैसा है, कि वो स्मूथ सरफेस है या वो रफ सरफेस है। दूसरा कि वो ऑब्जेक्ट भारी है या हल्का है, जिसे हम अभी देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि स्मूथ सरफेस, ये मैंने तुम्हें अभी समझा दिया। जो स्मूथ सरफेस है उसमें क्या लगेगा, फ्रिक्शन कैसा लगेगा भाई, कम लगेगा, कम लगेगा, जिसको हम आराम से पुश कर सकते। देखिए ये जो खड़ा है ना भाई, इसने बहुत आराम से पुश कर दिया ऐसे। और ये रफ सरफेस है, जो ये रफ सरफेस है, इसमें क्या है भाई, इसे बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ रहा है। बिग पुश का मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा क्या लगाना पड़ रहा है, फोर्स लगाना पड़ रहा है। अगर फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ रहा है तो फ्रिक्शन भी कैसा होगा, हाई होगा। फ्रिक्शन भी कैसा होगा, हाई होगा। मैं पीछे समझा चुका हूँ। ये दूसरा पॉइंट है। हमने दो प्रकार से फ्रिक्शन पढ़ा था। क्या पढ़ा था, नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस, जो मैंने तुम्हें अभी बताया, ठीक है। जो ऊपर रफ सरफेस, और ये दूसरा हमने क्या पढ़ा था, कि ऑब्जेक्ट कैसा है, कि ऑब्जेक्ट भारी है या कम है। यानी कि ज़मीन के ऊपर, जिसके ऊपर वो रखा हुआ है, उस चीज़ के ऊपर वो ऑब्जेक्ट ज़्यादा फोर्स लगा रहा है या हल्का फोर्स लगा रहा है। मान लीजिए एक ईंट रखी हुई है ज़मीन पे, ठीक है, और दूसरी तरफ चार ईंट रखी हुई है ज़मीन पे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर, तो कौन ज़्यादा फोर्स लगाएगी, वो चार ईंट ज़्यादा फोर्स लगाएंगे ज़मीन के ऊपर, तो वहाँ फ्रिक्शन भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, ये बड़ा ऑब्जेक्ट है, ये कैसा ऑब्जेक्ट है, बड़ा ऑब्जेक्ट है। ये जो बड़ा ऑब्जेक्ट है ये क्या लगा रहा है भाई, ज़्यादा फोर्स लगा रहा है ज़मीन के ऊपर, तो यहाँ फ्रिक्शन भी कैसा लगेगा, ज़्यादा लगेगा। फ्रिक्शन भी क्या लगेगा, ज़्यादा, फ्रिक्शन इज़ मोर, ठीक है। और यहाँ फ्रिक्शन इज लेस, फ्रिक्शन कम लगेगा, क्योंकि छोटा सा ऑब्जेक्ट है और ज़मीन के ऊपर कम फोर्स लगाएगा। तो जो हल्का ऑब्जेक्ट होगा वो ज़मीन के ऊपर कम फोर्स लगाएगा, जो भारी ऑब्जेक्ट होगा वो ज़मीन के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाएगा। तो ज़्यादा फोर्स लगाने वाला, जो ज़्यादा भारी ऑब्जेक्ट है वहाँ फ्रिक्शन भी ज़्यादा लगेगा, ज़मीन भी ज़्यादा फोर्स लगाएगी उसके ऊपर, और जो हल्का ऑब्जेक्ट है ज़मीन भी उसके ऊपर कम फोर्स लगाएगी, तो वहाँ फ्रिक्शन कम लगेगा। ये आपको मैं देख ही लिया होगा। यहाँ पे बात समझ में है नहीं, इस पर क्या लग रहा है, कम फ्रिक्शन लग रहा है, उस पर क्या लग रहा है, ज़्यादा फ्रिक्शन लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि ये बेचारा क्या है, भारी है, भारी है तो ज़मीन पे ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, और ये क्या है बेचारा, ये हल्का है, हल्का है तो कम फोर्स लगा रहा है। बात समझ में आ गई होगी।
कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अभी हम देखो यहाँ पे इसके बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे इसके बारे में, इंटरलॉकिंग की, जो सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है वो इंटरलॉकिंग की वजह से लगता है। ठीक है, इसके बारे में नेक्स्ट लाइन में तुम्हें भी पढ़ाऊँगा, देखिए ध्यान से। ये देखिए कोज ऑफ फ्रिक्शन, कोज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का क्या कारण होता है। ठीक है, कोज ऑफ फ्रिक्शन क्या कारण होता है फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन इज कोज ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज बिटवीन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। दो सरफेस हैं और उनके बीच में कैसी इंटरलॉकिंग हो रही है, क्या कितनी इरेगुलरिटीज़ हैं। इस वर्ड का नाम याद रखना, इरेगुलरिटीज़। इरेगुलरिटीज़ का मतलब कि उसके बीच में कितने गड्ढे हैं, जितने ज़्यादा गड्ढे उतनी ज़्यादा इरेगुलरिटी। ऐसे समझ लो कि कोई ऐसी सरफेस जिसमें बहुत ज़्यादा, ऐसी सड़क जिसमें बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, गड्ढे हैं, गड्ढे हैं, ठीक है, उसमें इरेगुलरिटी ज़्यादा है, और जिसमें बहुत कम गड्ढे 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 हैं उसमें इरेगुलरिटी कम है। तो एक बात बताओ, कम गड्ढे किस में थे, स्मूथ सरफेस में थे। किस में थे कम गड्ढे भाई, ध्यान रखना, किस में थे कम गड्ढे, स्मूथ में थे। तो स्मूथ में क्या होगा, इरेगुलरिटी क्या होगी, इरेगुलरिटी मतलब समझ लेना है गड्ढे एक प्रकार से। ठीक है, तो इरेगुलरिटीज़ क्या होगी इसमें, इरेगुलरिटी जिसमें कम होगी। और जब गड्ढे कम होंगे तो फ्रिक्शन भी कैसा लगेगा, फ्रिक्शन भी क्या लगेगा भाई, कम ही लगेगा। फ्रिक्शन भी क्या लगेगा, कम ही लगेगा। ये बात समझ में आई। ठीक है, दूसरी सरफेस कौन सी थी, दूसरी सरफेस कौन सी थी, दूसरी सरफेस थी हमारे पास में रफ सरफेस। दूसरी कौन सी सरफेस थी, रफ सरफेस। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं तुम्हें रफ सरफेस भी दिखा देता हूँ। दूसरी कौन सी सरफेस थी हमारे पास में, रफ सरफेस थी भैया। ठीक है, आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल सर आप सही कह रहे हो कि रफ सरफेस थी दूसरी। ठीक है, अब वो रफ सरफेस जो थी उसमें इरेगुलरिटी क्या थी, रफ सरफेस में इरेगुलरिटीज़ क्या थी, ज़्यादा थी। क्या थी इसमें, ज़्यादा इरेगुलरिटी थी, ज़्यादा इरेगुलरिटी, ज़्यादा गड्ढे थे एक प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, और जब ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होंगी तो फ्रिक्शन भी क्या लगेगा, ज़्यादा ही लगेगा। यानी कि ज़्यादा गड्ढों वाली में हमें ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, जो मैं पीछे समझा चुका हूँ। तो रफ सरफेस में इसलिए ज़्यादा फ्रिक्शन लगता है क्योंकि इसमें इरेगुलरिटीज़ क्या होती है, ज़्यादा होती है। इरेगुलरिटीज़ क्या होती है इसमें, ज़्यादा होती है, इसलिए फ्रिक्शन भी क्या लगता है, ज़्यादा लगता है। ये बात समझ में आई। और स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन क्या लगता है, कम लगता है। क्या लगता है, कम लगता है, क्योंकि इसमें इरेगुलरिटीज़ जो हैं वो क्या हैं, कम है। इसमें इरेगुलरिटी क्या है, कम है। ये बात समझे या नहीं समझे। ठीक है, इसमें इरेगुलरिटी कम है, इरेगुलरिटी कम है तो इसमें फ्रिक्शन भी कम ही लगेगा, फ्रिक्शन भी कम ही लगेगा। इतनी बात समझ गए। ये देखिए आप इन दोनों के बीच में देख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से, इन दोनों के बीच में आपको दिख रहा है ये इरेगुलरिटीज़ हैं। ये क्या है, इरेगुलरिटी। देखिए ज़्यादा गड्ढे हैं तो यह कैसी सरफेस है, रफ सरफेस है। अगर ज़्यादा गड्ढे नहीं होते तो ये कैसी सरफेस होती, रफ सरफेस नहीं होती। इतनी समझ गया, नहीं समझ गए। ठीक है, तो इसमें यही लिखा हुआ है भाई, चाहे पढ़ के देख लो कि स्मूथ सरफेस है वो माइनर इरेगुलरिटी बिटवीन टू सरफेस। स्मूथ सरफेस में कम इरेगुलरिटी होती है, रफ सरफेस में ज़्यादा इरेगुलरिटी होती है, लार्ज इरेगुलरिटीज़। ठीक है, इसीलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा रफ सरफेस में। ये मैं तुम्हें पहले समझा चुका हूँ कि रफ सरफेस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है, स्मूथ सरफेस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि रफ में इरेगुलरिटी ज़्यादा है, गड्ढे ज़्यादा हैं, और स्मूथ में इरेगुलरिटी कम है, गड्ढे कम हैं। गड्ढे मतलब गड्ढे मत लिख देना इनको भाई, गड्ढे में समझा रहा हूँ एग्जाम लेकर, इरेगुलर एग्जाम्पल लेके कि इरेगुलरिटी क्या है, जिसमें जो खुरदुरी सरफेस होती है, यानी कि जिसके बीच में इंटरलॉकिंग ज़्यादा हो सकती है। इंटरलॉकिंग मतलब कोई दो चीज़ आपस में एक दूसरे को कब पकड़ेंगी। सपोज कीजिए तुम्हारे हाथ हैं, ठीक है, तुम्हारे हाथ एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, कब पकड़ेंगे वे ज़्यादा, जब वो बिल्कुल मान लेते हैं एक तुम्हारे सूखे हाथ है और एक तुम्हारे गिल्ले हाथ है, और या तेल में, ये मान लेते हैं एक हाथ पे तेल लगा रखा है और एक पे नहीं लगा रखा। ठीक है, यानी कि दो इंसान खड़े हुए हैं, एक ने तो अपने हाथ बिल्कुल सुखा रखे, एक ने अपने हाथों पे तेल लगा रखा। तो जिसने तेल लगा रखा है, क्या हुए अपने आप को जब पकड़ेंगे, वे एक दूसरे के हाथ जब पकड़ेंगे तो तेल वाले हाथ से जब पकड़ेगा तो क्या होगा भाई, वो फिसल जाएगा, क्योंकि उसमें इरेगुलरिटी क्या है, कम है। वह स्मूथ सरफेस है तो वहाँ फ्रिक्शन क्या लगा, कम लगा, तो वहाँ से पकड़ कम हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे। और जो सूखे हुए हाथ हैं वहाँ से तुम एक दूसरे का हाथ पकड़ोगे तो वे हाथ नहीं छूटेंगे। क्यों नहीं छूटेंगे, क्योंकि वहाँ इंटरलॉकिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्या होगी, ज़्यादा होगी। वहाँ इरेगुलरिटी क्या है, कम है, इरेगुलरिटी क्या है, ज़्यादा है। सॉरी, इरेगुलरिटी रफ सरफेस में क्या है, ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा मजबूत पकड़ है। तेल वाले हाथ में इरेगुलरिटी क्या है, कम है, इसलिए मजबूत पकड़ नहीं है। तो समझ गए होंगे तुम। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने दे दिया कि स्मूथ सरफेस में ध्यान रखना फ्रिक्शन कम लगता है, रफ सरफेस में फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है। कोई पूछता है क्यों, क्योंकि रफ सरफेस में इरेगुलरिटीज़ ज़्यादा हैं। ठीक है,
यानी कि ये जो गड्ढे वाली सरफेस, ये गड्ढा है इसमें ज़्यादा है, ठीक है, और स्मूथ सरफेस में इरेगुलरिटीज़ कम है, इरेगुलरिटीज़ कम है, इसीलिए फ्रिक्शन कम लगता है। कोई दिक्कत, ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। अब हम देखते हैं भाई फ्रिक्शन क्या नेक्स्ट स्टेप जो हम देखते हैं यहाँ पे, देखो एनसीईआरटी में मैं दिखा देता हूँ ये। अब हम ये पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन ये अननेसेसरी इविल, ये ज़रूरी क्यों होता है, ठीक है। ये ज़रूरी भी है, इसके एडवांटेज भी हैं, फ़ायदे भी हैं, और इसके थोड़े नुकसान भी है, वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वो हम अभी क्या करने वाले हैं भाई, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देख लीजिए आप नेक्स्ट स्लाइड में, तो फ्रिक्शन इज़ समथिंग यूज़फुल। फ्रिक्शन क्या है, यूज़फुल है, फ़ायदेमंद है। कहाँ कहाँ फ़ायदेमंद है वो अब हम देखने वाले हैं। वो क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं। देखिए भाई कहाँ कहाँ फ़ायदेमंद है। इधर फिगर जो दे रखी है इन्हें भी मैं बता दूंगा एनसीईआरटी में। फ्रिक्शन इज समथिंग यूजफुल, फ्रिक्शन बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। फ्रिक्शन क्या है भाई, बहुत फ़ायदेमंद है। कहाँ है भाई फ्रिक्शन फ़ायदेमंद, अब देख लो कहाँ है भाई फ्रिक्शन क्यों है फ़ायदेमंद। फ्रिक्शन इज़ यूजफुल फॉर मैनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटी। फ्रिक्शन इज़ यूजफुल फॉर मैनी और हमारे जो रोज़ के काम हैं उसमें फ्रिक्शन हमारी मदद करता है। कैसा काम, पहला काम देख लो, इट इज़ पॉसिबल टू होल्ड अ टम्बलर ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन हैंड एंड द टम्बलर। टम्बलर मतलब ग्लास, ठीक है, ये समझ लो कि जो ग्लास को हम पकड़ते हैं वो किसकी मदद से पकड़ते हैं भाई, किसकी मदद से पकड़ते हैं, बोलना जरा, फ्रिक्शन की मदद से पकड़ते हैं। किसकी मदद से, फ्रिक्शन। अभी बताना, जहाँ ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, अगर तुम तेल लगा के हाथ पे ग्लास को पकड़े तो ग्लास फिसल जाएगा, वहाँ फ्रिक्शन कम है। और तुमने नॉर्मली हाथ से ग्लास को पकड़ा, क्योंकि तुम्हारे हाथ बिल्कुल सूखे हुए हैं, तुमने हाथ से ग्लास को पकड़ लिया है, ग्लास पकड़ा गया है, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। तो फ्रिक्शन होना चाहिए, फ्रिक्शन है तो हम ग्लास भी पकड़ पा रहे हैं, दो सरफेस कॉन्टैक्ट में आ रही है। बात समझ में आई या नहीं आई, और मैं कॉन्टैक्ट में आने के एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही है, जिसको हमने फ्रिक्शन फोर्स बोल दिया है। कोई समस्या, तो हम क्या कर सकते, फ्रिक्शन कहाँ कहाँ यूजफुल है, डेली एक्टिविटी में। जैसे कि पहला एग्जांपल, ग्लास पकड़ते हैं हम फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है, इसकी वजह से भाई, फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि ग्लास की सरफेस में और हमारे हाथ में क्या है, इरेगुलरिटी ज़्यादा हो जाएंगी, तो हम उसे पकड़ सकते हैं आराम से, फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। फ्रिक्शन बिटवीन द फीट एंड ग्राउंड हेल्प अस टू वॉक, यानी कि हमारे पैरों के और ग्राउंड के बीच में भी क्या लग रहा है, फ्रिक्शन, जो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि हम चलते हैं तो ज़मीन पे हम चल रहे हैं, तो ज़मीन के और हमारे पैरों के बीच में क्या लग रहा है, फ्रिक्शन, जिसकी मदद से हम चल पा रहे हैं, जिसकी मदद से हम चल पा रहे हैं। अगर ज़मीन पे तेल गिरा दिया जाए तो क्या उस पर चल पाओगे, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और हमारे पैरों की और ज़मीन की पकड़ कम हो जाएगी, यानी कि वहाँ पे इरेगुलरिटी कम हो जाएगी, तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा और हम गिर जाएंगे। इसीलिए फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ इरेगुलरिटी ज़्यादा है वहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा है, तो वहाँ हम चल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरा, इट इज़ पॉसिबल टू राइट विद द पेन और पेपर ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द पेन और पेपर, यानी कि हम लिख पा रहे हैं, हम पेपर के ऊपर पेन की मदद से लिख पा रहे हैं, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। तो फ्रिक्शन के कुछ एग्जांपल है कि फ्रिक्शन क्यों जरूरी है भाई। हम डेली लाइफ में एग्जांपल दे सकते हैं, हमने ग्लास को पकड़ा फ्रिक्शन की वजह से, हम चल रहे हैं फ्रिक्शन की वजह से, हम लिख रहे हैं पेपर के ऊपर फ्रिक्शन की वजह से, हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख रहे हैं, किसकी वजह से भाई, फ्रिक्शन की। इट इज़ पॉसिबल टू राइट ऑन अ ब्लैक बोर्ड ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की मदद से ही हम क्या कर रहे हैं भाई, लिख पा रहे हैं, क्योंकि चौक और बोर्ड के बीच में क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। जब हम चल पा रहे हैं पैरों के और ज़मीन के बीच में क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। जब हम नोटबुक में लिख रहे हैं तो पेन के और नोटबुक के सरफेस के ऊपर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। क्या लग रहा है भाई, फ्रिक्शन लग रहा है। ये बात समझ में आई या नहीं, ठीक है। फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स, फ्रिक्शन किसके बीच में लग रहा है, टायर्स के और रोड के, जो इसको चलने में मदद कर रहे हैं भाई, कार वगैरह को चलने में मदद कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तुम्हारा क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रिक्स हेल्प इन द कंस्ट्रक्शन, फ्रिक्शन ईंट के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है। जब ईंट के ऊपर ईंट रखी जाती है, मकान बनाया जाता है, तो वहाँ क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है, वो जम जाती है। समझ में आई बात। उनके बीच में सीमेंट वगैरह क्यों रखा जाता है, ताकि इरेगुलरिटी ज़्यादा हो जाए, इरेगुलरिटीज़ ज़्यादा हो जाए, पकड़ मजबूत हो जाए। अभी बताया ना, गड्ढे से ज़्यादा होंगे तो वहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, जहाँ इरेगुलरिटीज़ ज़्यादा होगी वहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। बात समझे या नहीं समझे, कोई दिक्कत। जहाँ इरेगुलरिटी ज़्यादा होगी वहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। मैं तुम्हें भी समझा चुका था, देखो जैसे कि सरफेस है, जैसे कि, ठीक है, मैं तुम्हें अभी समझा चुका था। यहाँ पे देखिए, जैसे कि कोई सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस में इरेगुलरिटीज़ हैं, और एक दूसरी सरफेस में, इसमें भी इरेगुलरिटीज़ हैं। ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे, यहाँ पे इंटरलॉक कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इंटरलॉक कर लेंगे, एक दूसरे को पकड़ लेंगे, ठीक है। और जब ये इंटरलॉकिंग होगी
ये किस में ज़्यादा होती है, रफ सरफेस में, जिसकी वजह से फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है। और एक ये सरफेस है जिसमें ये एक ये सरफेस है, इसमें बहुत कम है, और इसमें भी क्या है, बहुत कम है। तो इनके बीच में कम इरेगुलरिटीज़ है, तो कम इरेगुलरिटीज़ है तो ये स्मूथ सरफेस है। और ये भी एक दूसरे को अच्छे से इंटरलॉक नहीं कर पाएंगी, एक दूसरे को अच्छे से इंटरलॉक नहीं कर पाएंगी। और जब ये एक दूसरे को अच्छे से इंटरलॉक नहीं कर पाएंगी, बात समझ में आई, जब ये एक दूसरे को अच्छे से इंटरलॉक नहीं कर पाएंगी, ये कर पाएंगी, तो एक दूसरे को अच्छे से पकड़ सकते हैं, एक दूसरे को अच्छे से नहीं पकड़ सकते। इसीलिए ईंट के बीच में वो लगा जाता है ताकि इरेगुलरिटी बढ़ जाए और वह अच्छे से एक दूसरे को पकड़ ले और मकान बन जाए। इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ये बता दो। बिल्कुल क्लियर होगी। तो ये सभी तुम समझ चुके हो। एक एक एग्जाम्पल, इनकी फिगर देख लो। पहला हमने क्या देखा था कि हम क्या भाई ग्लास को पकड़ रहे हैं फ्रिक्शन की मदद से, हम चल पा रहे हैं फ्रिक्शन की मदद से, हम लिख पा रहे हैं फ्रिक्शन की मदद से, ठीक है। टीचर बोर्ड पे लिख पा रहा है किसकी मदद से, फ्रिक्शन की मदद से, ठीक है। कार वगैरह चल पा रही है किसकी मदद से, फ्रिक्शन की मदद से, ठीक है। और भाई कंस्ट्रक्शन मतलब मकान बिल्डिंग्स वगैरह बन पा रही हैं फ्रिक्शन की मदद से। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, कोई दिक्कत? अब मैं तुम्हें एनसीईआरटी में भी दिखा देता हूँ, जो एनसीईआरटी तुम्हारे पास में है, यहाँ देख लीजिए कि ये जो एक हम क्या कर रहे हैं भाई, ये देख लो, मैच स्टिक, माचिस है, इससे आग जल पा रही है किसकी मदद से, फ्रिक्शन की मदद से। जब एक के ऊपर दूसरी सरफेस को घिसा गया तो वहाँ हीट प्रोड्यूस हुई, क्या प्रोड्यूस हुई, हीट प्रोड्यूस हुई। ध्यान रखना भाई, हमेशा फ्रिक्शन की मदद से क्या प्रोड्यूस होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब फ्रिक्शन होगा किसी भी सरफेस के बीच में, तो फ्रिक्शन की वजह से हमेशा क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। वहाँ से क्या निकलती है, हीट निकलती है। जब हम चल रहे होते हैं तब भी हीट निकलती है, ठीक है। इसी वजह से हमारे जो जूते हैं वो घिस जाते हैं। मशीन चल रही होती है, वहाँ हीट निकलती है, इसीलिए मशीन के पार्ट्स क्या हो जाते हैं भाई, ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। माचिस को हम घिस रहे हैं तो हीट निकलती है, इसलिए मैच बॉक्स क्या है, वो माचिस जो है जल जाती है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? वहाँ से हीट प्रोड्यूस होती है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? देखो अभी बताया मैंने, हीट है, हीट की वजह से हम क्या करें भाई, फ्रिक्शन की वजह से चल तो पा रहे हैं, लेकिन हमारे जूते भी ख़राब हो गए, क्योंकि वहाँ से क्या निकली, हीट निकली। तो इसीलिए फ्रिक्शन थोड़ा नुकसान भी कर देता है। इतना नुकसान तो झेल लेना चाहिए भाई। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो चलोगे नहीं, तो फिर जूते जाते का क्या करोगे अगर चल नहीं पाओगे? तो फ्रिक्शन तो बहुत ज़्यादा जरूरी। दूसरा है, देखो अपने हाथ के ऊपर, हाथ को क्या कर रही है, रब कर रही है। हाथ को क्या कर रही है, रब मतलब घिसना। जब हाथ के ऊपर हाथ घिसते हो, तो वहाँ से क्या निकलती है भैया, हीट। हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं, हमारे हाथ क्या हो जाते हैं भाई, गर्म हो जाते हैं। तो हमने देखा कि जब हमने एक हाथ को एक हाथ को दूसरे के ऊपर रब किया तो वहाँ से हीट प्रोड्यूस हुई, हाथ गर्म हो गए। किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, जिससे हमें थोड़ा सा क्या हो जाता है, आराम मिल जाता है सर्दियों में, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो हमने एनसीईआरटी का भी यहाँ तक हर एक चीज़ को कवर किया है। यहाँ तक हमने एनसीईआरटी को भी हर एक चीज़ एनसीईआरटी की भी कवर कर चुके हैं नोट्स के थ्रू। ये नोट्स बनाते जाना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट भाई। ये हमने देख लिया, ये हमने स्मूथ सरफेस, रफ सरफेस, इंटरलॉकिंग वगैरह सब देख लिया। अब हम देखते हैं फ्रिक्शन जो है ना, थोड़ा सा कि फ्रिक्शन क्या है भाई। फ्रिक्शन अनडिज़ायरेबल मतलब कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत नुकसान भी करता है, कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत नुकसान भी करता है। तो ऐसी बात नहीं भाई, झेल लेना चाहिए। इतना नुकसान तो क्या बात, झेल भी सकते हो तुम। फ्रिक्शन इज समटाइम्स अनडिज़ायरेबल। कहाँ कहाँ अनडिज़ायरेबल होता है फ्रिक्शन, सोल ऑफ शूज़ वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। यानी कि जो जूते हैं, जो क्या है हमारे भाई, जूते हैं, ठीक है, जो हमारे जूते हैं, और जूते में क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं। जूते क्या हो जाते हैं भैया, घिस जाते हैं, ठीक है। जूते हमारे घिस जाते हैं किसकी मदद से, ठीक है। किसकी मदद बोल रहा हूँ, किसकी वजह से, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से। किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। तो हमारी फ्रिक्शन की वजह से जूते जो हैं क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, दूसरा पॉइंट क्या बोलता है भाई, दूसरा पॉइंट बोलता है कि टायर ऑफ बाइसिकल एंड ऑटोमोबाइल्स वेयर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। जो टायर है हमारी साइकिल के या किस कार के या ट्रक के, ये ट्रक हो गया, कार हो गए, स्कूटर हो गया, कुछ भी हो गया, ये जो ऑटोमोबाइल्स है, ये हमारे जो वाहन है, इनको बोला जा रहा है, इनके जो टायर हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं या घिस जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। क्योंकि मैंने तुम्हें अभी बताया है फ्रिक्शन की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, क्या प्रोड्यूस होता है फ्रिक्शन की वजह से। तुमसे पूछ रहा हूँ भाई, ध्यान लगाओ जल्दी, क्या प्रोड्यूस होता है फ्रिक्शन की वजह से। ओए भाई कहाँ जा रहा है, बिल्कुल आलकस में नहीं आना, ठीक है। ध्यान से समझ लो एक एक चीज़ को, ठीक है। हाँ बताओ क्या होता है फ्रिक्शन की वजह से, क्या प्रोड्यूस होता है, क्या प्रोड्यूस होता है फ्रिक्शन की वजह से, बताओ जल्दी क्या प्रोड्यूस होता है।
हीट प्रोड्यूस होती है भाई। क्या प्रोड्यूस होती है? हीट, जिसकी वजह से टायर भी ख़राब हो रहे हैं, देखो ये जूते भी ख़राब हो रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। और रेलवे स्टेशन पे फ्रिक्शन की वजह से जो तुम्हारी सीढ़ियाँ वगैरह हैं ये भी क्या हो जाती हैं, ये भी क्या हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। ख़राब होने का मतलब कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। यही तुम्हारा तीसरा पॉइंट है, ये तुम्हारा तीसरा पॉइंट है। ये देखिए यहाँ पे स्टेप्स ऑफ स्टेयर केस एंड फुट ओवर ब्रिज इन ए रेलवे स्टेशन वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। नर्व्स एंड ठीक है, रेजर्स लॉस देयर शार्प एज ड्यू टू फ्रिक्शन, यानी कि जो चाकू है वो धीरे धीरे अपनी धार को खो देता है। जब शुरू में हमारे पास चाकू होता है उसमें बहुत ज़्यादा धार होती है, बहुत ज़्यादा वो शार्प होता है, ठीक है, अच्छे से सब्जियां वगैरह काट देता है, लेकिन धीरे धीरे वो कमज़ोर हो जाती है, उसकी शार्प धार कमज़ोर हो जाती है, सब्जियां काटने में भी प्रॉब्लम होती है। किसकी वजह से घिसा है वो, किसकी वजह से धार कम हुई उसकी, फ्रिक्शन की वजह से। किसकी वजह से? फ्रिक्शन। क्योंकि जब हम किसी उसे सब्जियों के ऊपर घिस रहे थे, सब्जियां काट रहे थे, घिस रहे थे, तो घिसते हुए क्या हो रहा था, फ्रिक्शन लग रहा था। फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही थी, धीरे धीरे रोज़ हम उसको हीट दे रहे हैं थोड़ी थोड़ी, और जैसे हम उसको हीट देते गए, फ्रिक्शन लगाते गए तो उसकी धार कम हो गई। मैं मानता हूँ कि तुम समझ गए होंगे कि फ्रिक्शन के यूज़ क्या हैं, और फ्रिक्शन को यूज़ करते हुए हमें थोड़े नुकसान उठाने पड़ रहे हैं, एक थोड़ी चीज़ें ख़राब हो पा रही है, वो क्या है। और मैंने तुम्हें मशीन का भी बता दिया था, ठीक है। जो मशीन है वो भी लगातार चलती रहती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, यानी समस्या, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा तो भाई अब देखो, अब हम देखते हैं आगे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, यहाँ तक हमने क्या कर लिया है, पढ़ लिया है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब देखिए, ठीक, अब हम आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। अब हम यहाँ चलते हैं, ये हमने पढ़ लिया। देखिए इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, अब फ्रिक्शन को बढ़ाया कैसे जाता है, फ्रिक्शन को घटाया कैसे जाता है, ठीक है। तो अगर फ्रिक्शन को बढ़ाया जाएगा तो देखो पहली बात क्या होती है कि फ्रिक्शन को हम बढ़ा सकते हैं, फ्रिक्शन को हम बढ़ा सकते हैं, किसकी मदद से बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ाया जा सकता है। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द रफनेस ऑफ सरफेस, मैं तुम्हें अभी बता चुका हूँ भाई, बार बार बता रहा हूँ, बार बार याद रखो कि जितनी रफ सरफेस होगी उतना फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। तो हम सरफेस को क्या कर देंगे, रफ कर देंगे, यानी कि सरफेस को थोड़ा रफ कर देंगे, बिल्कुल चिकनी सरफेस नहीं रखेंगे, ठीक है। तो फ्रिक्शन अपने आप बढ़ जाएगा। जैसे कि यहाँ कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, मैं एग्जांपल्स देख लो भैया, ठीक है। पहला एग्जांपल क्या है, पहला एग्जांपल है द सोल ऑफ शूज़ आर ग्रूड टू हैव अ बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर, कि जो जूते हैं, जूते का जो तलवा होता है तुमने देखा होगा, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, कैसा होता है, बिल्कुल प्लान तो नहीं होता ना, बिल्कुल चीकना नहीं होता। जब वो जूते का तलवा चीकना हो जाता है तो वो रिपटने लगता है, यानी कि फ्रिक्शन कम है। जब हम नया लाते हैं तो बिल्कुल चीकना नहीं होता, हम उसमें आराम से चल सकते हैं क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा है। तो जूते के नीचे इसीलिए लगाए जाते हैं वे, ठीक है। जो ग्रूव्स हैं किस वजह से लगाए जाते हैं, ताकि फ्रिक्शन ज़्यादा हो सके, ठीक है। द टायर ऑफ व्हीकल्स आर ट्रेडेड टू इंक्रीज द ग्रिप ऑफ रोड, जो तुमने देखा है टायर होते हैं, जो पहिए होते हैं व्हीकल्स के, तुम ध्यान से देख लो, जो पहिए होते हैं, ठीक है, इन पहियों में क्या लगा रखा है भाई, देख लो यहाँ ध्यान से अभी, ये देखो ये पहिए में क्या लग रहा है, ये गुट्टियाँ लग रही है, बस ये गिट्टियाँ वगैरह जो होती हैं ये क्यों लग रही हैं, ताकि फ्रिक्शन बढ़ सके और ये आराम से चल सके। ये देख लो जूते, जूतों के ऊपर भी दिख रहा होगा, इधर एनसीईआरटी में भी दिखा देता हूँ तुम्हें, ठीक है, इधर तुम्हें एनसीईआरटी के अंदर भी दिखा देता हूँ, ये देख लो भैया, ये देख लो, ठीक है, ये देख लो, ये टायर दिख रहा होगा तुम्हें, ये तो बिल्कुल ही दिख रहा होगा। इस टायर में ये जो ऊपर को निकल रहे हैं इतने बड़े बड़े ये गुट्टे ऐसी हैं, ग्रूव्स क्यों निकल रहे हैं, किसकी वजह से बताइए, क्यों निकाल रखे हैं, ताकि फ्रिक्शन बढ़ सके। ये क्या होगा, ज़मीन के साथ में पकड़ ज़्यादा बनाएगा, क्योंकि अब ये क्या हो चुका है, थोड़ा रफ हो चुका है। कैसा हो चुका है, रफ। जब ये ज़मीन के साथ में क्या करेगा, पकड़ अच्छी बनाएगा, तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा लगेगा, फ्रिक्शन भी ज़्यादा लगेगा। बात समझ में आई या नहीं आई। और फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा तो क्या होगा भैया, ये अच्छे से चल सकेगा, फ्रिक्शन यहाँ इंक्रीज हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं इसमें हम, नेक्स्ट क्या देखते हैं, द ब्रेक पैड ऑफ व्हीकल्स आर रफ टू स्टॉप मूविंग व्हीकल्स व्हेन द ब्रेक आर अप्लाइड, जो ब्रेक पैड होती हैं, जो ब्रेक पैड होती हैं, जो ब्रेक होते हैं साइकिल के, वो भी क्या होते हैं, रफ होते हैं, बिल्कुल चिकना नहीं होते। क्यों होते हैं वो रफ, क्यों होते हैं, ताकि फ्रिक्शन बढ़ सके। फ्रिक्शन बढ़ेगा तो ब्रेक लगाएंगे, वाहन एकदम रुक जाएगा। जो जिम वाले होते हैं अपने हाथ पे कुछ ऐसी चीज़ लगाते हैं, दे रखा नेक्स्ट पॉइंट में, ताकि ग्रिप अच्छी बन सके। ग्रिप पता है ना, पकड़ मजबूत हो सके, और जब पकड़ मजबूत होगी तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा और ये गिरने के चांस इनके कम हो जाते हैं। जिम में जो ये उठाते हैं, वजन वगैरह उठाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है।
कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने देख लिया फ्रिक्शन को बढ़ाया कैसे जाता है, अब हम देखते हैं फ्रिक्शन को कम कैसे किया जाता है। फ्रिक्शन को कम, तो जिस चीज़ से हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं उसको बोला जाता है लुब्रिकेंट। उसको क्या बोला जाता है भैया, उसको बोला जाता है लुब्रिकेंट। बात समझ में आई? देख लो यहाँ पे, द सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। तो यह डेफिनेशन होती है लुब्रिकेंट्स की कि ऐसी वस्तु जो फ्रिक्शन को कम करती है। अब तक तो हमने देखा बढ़ाना, किस वजह से बढ़ा सकते हैं, कोई भी सरफेस है उसे रफ कर दो, यानी कि उसमें जो है इरेगुलरिटी ज़्यादा ऐड कर दो, उसमें क्या कर दो, ज़्यादा ऐड इरेगुलरिटी। जैसे देखा हमने इसमें इरेगुलरिटी क्या कर दी भाई, ये इरेगुलरिटी तो है, ये ज़्यादा बना दी जिससे कि फ्रिक्शन बढ़ गया। लेकिन अगर फ्रिक्शन कम करना हो तब भी हमें कुछ चीज़ें डालनी होंगी, और जो हमें चीज़ें होंगी उन चीज़ों को या उन वस्तु को हम लुब्रिकेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लुब्रिकेंट्स। उसकी डेफिनेशन मैंने तुम्हें दिखा दी है, यहाँ से लिख लेनी है तुम्हें या अंडरलाइन कर लेनी है। बात समझ में आई? क्या होते हैं लुब्रिकेंट्स? जिनकी वजह से हम फ्रिक्शन को क्या कर पाते हैं, कम। जैसे कि तेल हो गया, जैसे कि क्या हो गया, तेल हो गया। देखो जैसे कि क्या हो गया, ऑयल हो गया। ऑयल भी क्या है, लुब्रिकेंट। ऑयल भी क्या है, लुब्रिकेंट। क्योंकि कहीं पे भी तेल डालोगे तो क्या होगा, वहाँ पे जैसे हमने किसी सरफेस पे तेल डाला तो वहाँ फ्रिक्शन कम हो जाएगा, हम उस पर नहीं चल पाएंगे। ठीक है, या हम किसी मशीन में तेल डालते हैं तो मशीन अच्छे से चल पाती है क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाता है। साइकिल में हम कोई तेल, ठीक है, ये बात समझ में आई? उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे कि फ्रिक्शन को बढ़ाया कैसे जाता है। उसका एक ही कारण है फ्रिक्शन को बढ़ाने का कि सरफेस को कैसी कर दीजिए, सरफेस को कर दीजिए रफ। कैसी कर दीजिए सरफेस को, रफ, रफनेस कर दीजिए सरफेस को। ठीक है, कम कैसे करते हैं वो अभी हम देखते हैं। लेकिन जिन चीज़ों से हम कम करते हैं उनको क्या बोला जाता है, लुब्रिकेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया, उनको लुब्रिकेंट बोला जाता है। ये देखो, रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करना। रिड्यूस फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन को कम करना। अब देख लीजिए, फ्रिक्शन को कम करना, ये रिड्यूस फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन को कम करना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रिक्शन को कम किया जाता है। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय, फ्रिक्शन को हम कम कर सकते हैं। पहली ही लाइन पढ़िए, पहली ही लाइन पढ़िए, यूजिंग लुब्रिकेंट लाइक पाउडर और ऑयल एंड ग्रीस। किसका इस्तेमाल करके, लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करके। किसका, लुब्रिकेंट। ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा है लुब्रिकेंट, उसका इस्तेमाल करके। ठीक है, मैं पेन दूसरी ले लेता हूँ भैया, रेड ले लो। लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट, इसका इस्तेमाल करके, लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करके। ठीक है, ये वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे जिस पे मैं सर्कल कर रहा हूँ। लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिड्यूस। रिड्यूस मतलब कम कर सकते हैं, किसको, फ्रिक्शन को। तो लुब्रिकेंट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस, ऐसी वस्तु जिससे हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं ये, ऑयल हो सकता है, तेल हो गया, ग्रीस हो गया, जो हम ग्रीस डालते हैं साइकिल, मोटरसाइकिल वगैरह में। ठीक है, और पाउडर हो गया, जो हम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। कोई जो कैरम बोर्ड खेलते हैं बच्चे, तो कैरम बोर्ड को खेलते वक्त एक पाउडर डाला जाता है जिससे कि में जो गिट्टियां हैं कैरम बोर्ड की, वो आराम से क्या कर सकती हैं, उसके ऊपर को मूव कर सकती हैं। आराम से मूव कर रही है, क्यों, क्योंकि सरफेस कैसी हो गई, स्मूथ हो गई। हाँ, फ्रिक्शन क्या हो गया, कम हो गया, तभी तो आराम से मैं उस पर फिसल पा रही हैं। लेकिन अगर रफ सरफेस हो जाएगी तो आराम से फिसल नहीं पाएगी। वो आराम से फिसल पा रही है एक पाउडर की वजह से, तो उस पाउडर को हम क्या बोलते हैं, लुब्रिकेंट। क्या बोलते हैं, लुब्रिकेंट। तेल की वजह से फ्रिक्शन कम हो गया तो तेल क्या हो गया, लुब्रिकेंट। ग्रीस की वजह से फ्रिक्शन कम हो गया तो ग्रीस क्या हो गया, लुब्रिकेंट। तो ऐसी वस्तु जिनसे फ्रिक्शन कम होता है उनको हम लुब्रिकेंट्स बोलते हैं, उनको हम लुब्रिकेंट्स बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है? ठीक है, तो पहला पॉइंट मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ में आ गया कि लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करके हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। दूसरा, यूजिंग रोलर और व्हील, यानी कि पहिए का इस्तेमाल करके, कोई भी गोल वस्तु का इस्तेमाल करके हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। ठीक है, गोल वस्तु का, क्योंकि जो कोई गोल वस्तु होती है जैसे टायर हो गया, रोलर हो गया। ठीक है, जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो कि भाई टायर हो गया, ये देखिए ये पहिए हो गए। ठीक है, ये गोल है, ये व्हील हो, ये तुम्हारे गोल गोल जो चीज़ें होती है सर्कल की फॉर्म में जो चीज़ें होती हैं, रोलर होते हैं, व्हील्स होते हैं, इनका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन कम कर सकते हैं। और जिस पे मैंने अंडरलाइन किया, इनको बोलते हैं बॉल बियरिंग। ये बॉल बियरिंग का इस्तेमाल करके भी हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है, यूजिंग बॉल बियरिंग्स। ये रही बॉल बियरिंग्स तुम्हारी, इन बॉल बियरिंग्स का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं इन बॉल बियरिंग्स का। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ रहे हो। अगर समझ नहीं आए तो दोबारा देख लेना वीडियो को, सब कुछ समझ में आ जाएगा, पूरा अच्छे से क्लियर हो रखा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, वी स्प्रिंकल पाउडर ऑन कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड पे एक पाउडर डाला जाता है जिसके से फ्रिक्शन क्या होता है, रिड्यूस होता है। फ्रिक्शन रिड्यूस होता है, रिड्यूस फ्रिक्शन। ठीक है, ओके,
यहाँ देख लिए ऑयल और ग्रीस, जो तेल है और जो ग्रीस है उससे भी फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है। जब हम अप्लाई करते हैं उन्हें मशीन्स में तो फ्रिक्शन कम होता है। भाई ग्रीस और तेल डालने से मशीन आराम से चलने लगती है तो फ्रिक्शन कम हो गया। रोलर आर यूज्ड इन लगेज बैग, जो तुम्हारे ये बैग होते हैं जिन्हें तुम लेकर चल देते हो ऐसे आराम से, ठीक है। और इनके जो पहिए से, कि इसमें तो पहिए लग रहे हैं, इस बैग में तो आराम से जा रहे हैं हम, ठीक है। वो पहिए क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन कम कर रहे हैं, जिससे कि तुम इतना भारी बैग भी आराम से लेके जा रहे हो, समझ गए। तो जो रोलर हैं, जो गोल गोल चीज़ होती है, जो पहिए होते हैं, वो फ्रिक्शन को कम करते हैं, क्योंकि वो कैसी शेप में है, वो सर्कल की शेप में है। समझ में आई बात या नहीं आई। तो जो सर्कल की शेप में पहिए लगे होते हैं ये फ्रिक्शन को कम करते हैं। देखिए एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है यहीं पे ये पॉइंट, ये लिखा हुआ है व्हील रिड्यूस फ्रिक्शन। जो व्हील है, जो पहिए हैं, वो फ्रिक्शन को क्या करते हैं, कम करते हैं। फ्रिक्शन को क्या करते हैं भैया, कम करते हैं। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। वो फ्रिक्शन को क्या करते हैं भैया, कम करते हैं। ये देख लीजिए जो पहिए हैं फ्रिक्शन को क्या करेंगे, कम करेंगे, फ्रिक्शन को कम करेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत। और जो इसमें टर्म लिखी हुई है रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये सभी मैं बताऊंगा कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। ये फ्रिक्शन के टाइप हैं जिन्हें हम अभी करने वाले हैं, फ्रिक्शन के टाइप। तो ये मत सोचना कि हमने छोड़ दिया कुछ पार्ट इसके बीच में, वो मैं तुम्हें बाद में करवाऊंगा। स्टैटिक इसके टाइप कौन से, स्टैटिक, रोलिंग और स्लाइडिंग, इन तीनों को मैं बताऊंगा। जो स्टैटिक फ्रिक्शन है एनसीईआरटी की बुक में पीछे जा चुका है। रोलिंग फ्रिक्शन अब इस पेज पर आया है, जो ये तुम्हें दिख रहा है, लेकिन इसे भी मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो समझ गए हम कैसे कैसे फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं भाई, कम कर सकते हैं। व्हील्स आर यूज्ड इन व्हीकल, जो व्हीकल्स में व्हील्स यूज होते हैं उसके इस्तेमाल से भी हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। बॉल बियरिंग का इस्तेमाल करके भी हम साइकिल वगैरह में फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। बॉल बियरिंग क्या है, क्या है, ये देखो ये बॉल बेयरिंग है, जिसके ऊपर मैं ग्रीन ग्रीन सा ये कर रहा हूँ, ठीक है। दिख रहा है ना तुम्हें ग्रीन हाईलाइटर, ठीक है। ये आप देख लो ये येलो हाईलाइटर, ये क्या है, बॉल बेयरिंग है। ये कार के पहिए हैं, ठीक है। ये कार के पहिए कैसे हैं भैया, ठीक है। ये सर्कल की फॉर्म में है जिससे फ्रिक्शन कम हो रहा है, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ मैं तुम्हें समझा दूं कि फ्रिक्शन कम जो होता है, जो फ्रिक्शन कम होता है वो कैसे होता है भैया। फ्रिक्शन जो कम होता है वो किसकी वजह से होता है, अभी पढ़ा था हमने कि फ्रिक्शन किस किस की वजह से इफेक्ट होता है। नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस की सरफेस कैसी है, ठीक है। दूसरा वजन की, जो वेट है वो कैसा है, ज़्यादा है या कम है। और तीसरा कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस, इसका मतलब क्या होता है कि सरफेस का कांटेक्ट कितना हो रहा है तुम्हारे साथ में। जैसे कि ये है, इसका कांटेक्ट देखो कितना, बहुत ज़्यादा कांटेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा सरफेस के साथ में, इसका कांटेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इसलिए फ्रिक्शन इस पर ज़्यादा लगेगा। किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में जो मैं अभी बना रहा हूँ, ठीक है, इसके कंपेयर में। क्योंकि इसका क्या है, इसका कांटेक्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसका कांटेक्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसलिए कोई भी गोल चीज़ होती है सर्कल की फॉर्म में, उसका कांटेक्ट क्या होता है, सरफेस के साथ में कम होता है। इसीलिए वहाँ पे फ्रिक्शन भी क्या लगता है, कम लगता है। इसलिए हम फ्रिक्शन को कम करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, गोल चीज़ का, सर्कल का इस्तेमाल करते हैं। ये बात समझ में आई है या नहीं आई, बिल्कुल आ गई होगी। कोई समस्या तो नहीं है, कोई समस्या नहीं है जी, बोल दो, ठीक है, वेरी गुड। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली कि फ्रिक्शन को कम कैसे कर सकते हैं। अपनी नोटबुक में लिखना है, रिवाइज करना है लुब्रिकेंट्स की मदद से। लुब्रिकेंट कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे तेल हो गया, ग्रीस हो गया, पाउडर हो गया, जिनकी मदद से हम फ्रिक्शन कम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लुब्रिकेंट्स होते हैं। रोलर का इस्तेमाल करके, पहियों का इस्तेमाल करके, बॉल बियरिंग का इस्तेमाल करके हम फ्रिक्शन को कम कर रहे हैं। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देख लिए हैं, एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देख लिए हैं। ये एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे, ये एग्जाम्पल कैसा है, इसका एग्जांपल है, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, इस पे पाउडर डाल लगा है, ये लेग्स बैग है, इसमें पहिए हैं, कार में देखो पहिए हैं, ये बॉल बेयरिंग है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हमने ये भी पढ़ लिया। अब टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, मैंने तुम्हें बताया था कि फ्रिक्शन के टाइप भी हम नहीं छोड़ेंगे, टेंशन मत लेना। तो टाइप्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रिक्शन के, कौन कौन से टाइप होते हैं। अब ध्यान से पढ़ लेना इनके टाइप। अब देखिए टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं। तो पहला टाइप कौन सा है भाई, फ्रिक्शन का पहला टाइप कौन सा है, जल्दी बताइए मुझे। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का पहला टाइप कौन सा है, जल्दी से बोलिए। पहला टाइप है स्टैटिक फ्रिक्शन। कैसा फ्रिक्शन, स्टैटिक। पहली बात तो हम कितने टाइप पढ़ रहे हैं, 3 पढ़ रहे हैं। पहला स्टैटिक, दूसरा स्लाइडिंग और तीसरा रोलिंग। स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सा होता है, ये देखें यहाँ पे ध्यान से। जो पहले वाली फिगर आपको इसमें दिख रही है, जिसमें भाई साहब ये देखिए, इसको क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं। अब ये चीज़ रखी हुई है, अगर कोई चीज़ रखी हुई है, ठीक है, वो रेस्ट में है, कोई चीज़ किस में है, रेस्ट में है। अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो जो उस पर फोर्स लग रहा है वो फ्रिक्शन लग रहा है, यानी कि हमें उसे उठाना पड़ रहा है, हमें ताकत लगानी पड़ रही है उसको उठाने के लिए, या उसको मूवमेंट में लाने के लिए। किसकी वजह से, क्योंकि उस पर पहले से कोई फोर्स लग रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं फ्रिक्शन। और वो कैसा फ्रिक्शन है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन है।
वो कैसा फ्रिक्शन है भैया, वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, कैसा फ्रिक्शन है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखिए ये देखिए ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। ये कौन सा है, स्टैटिक। फिर फोर्स इधर को लग रहा है, लगा रहे हैं हम, लेकिन कोई भी मोशन नहीं हो रहा, कोई भी, जैसे तुम दीवार को धक्का लगाने लगो कोई मोशन नहीं होगा, तो दीवार के ऊपर एक जो फोर्स लग रहा है कौन सा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा है, स्टैटिक। तो स्टैटिक समझ में आ गया होगा कि रुकी हुई चीज़ पे, रखी हुई चीज़ पे जो मोशन में नहीं होती, जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। उसको क्या बोलते हैं हम, स्टैटिक फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, रुकी हुई चीज़ पे जो मोशन में नहीं है, इस उसके ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। समझ गए, रुकी हुई, रखी हुई, अपने चारों ओर नज़र दौड़ाओ, तुम्हारे चारों तरफ कुछ ना कुछ सामान रखा होगा, बुक रखी होगी, ठीक है, स्टूल रखा होगा, कुछ भी रखा होगा, अब तक वो रखा हुआ है और तुम हल्का सा फोर्स लगाओ जिससे कि वो मूवमेंट ना करे। ज़्यादा मत लगा देना, मूवमेंट करेगा तो फिर मोशन हो जाएगा। ठीक है, कम फोर्स लगाओ जिससे कि वो मूवमेंट ना करे। तो वो रखा हुआ है ना, वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, मोशन नहीं कर रहा है, तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये बात समझ में आई या नहीं आई? चलो करो, बुक रखी है तुम्हारे पास में, कोई तो बुक रखी होगी, उस बुक पे हल्का सा लगाओ जिससे कि वो मूवमेंट ना करे, फोर्स लगाओ। मान लो वो रखी हुई है, तुमने फोर्स लगाया, उसने मूवमेंट नहीं किया, या बिना फोर्स के भी वो रखी हुई है, वो मूवमेंट नहीं कर रही है, तो उस पर जो फ्रिक्शन अभी लग रहा है वो क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या है वो, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। और कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या फिसल रहा है, ऐसा समझ लो, कोई ऑब्जेक्ट फिसल रहा है, जैसे हम तेल के ऊपर चलने की कोशिश करें और फिसल के गिर जाएं। ये सबसे अच्छा एग्जांपल है, केले के छिलके के ऊपर को चलें और फिसल के गिर जाएं, तो कौन सा हुआ, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हुआ। कौन सा हुआ, स्लाइडिंग। कि जब हम फिसल रहे हैं, जैसे कि तुम इसमें फिगर में देख सकते हो, इस फिगर में देखिए, ये देखिए बच्चा क्या कर रहा है, फिसल रहा है। ये बच्चा क्या कर रहा है भाई, ये बच्चा फिसल रहा है, देखो इसे, देखो इस भाई साहब को ध्यान से। ठीक है, ये देखिए कितने मज़े से खेल रहे हैं, वाह ज़िंदगी तो इनकी है भाई, हमें तो पढ़ना पड़ रहा है। अरे पढ़ लो नालायक को, पढ़ोगे तो कुछ होगा। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे, पढ़ाई से ही होता है जो भी होता है, पता है ना तुम्हें। अब यहाँ पे देख लो, अब ये जो है ना, क्या कर रहे हैं भाई साहब, फिसल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फिसल रहे हैं, और फिसल के आराम से खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फिसल रहे हैं, फिसलने को क्या बोलते हैं, स्लाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लाइड। तो स्लाइड किसको बोलते हैं, फिसलने से। जब हम कोई वस्तु फिसल रही होती है, ठीक है, मोशन में है, वो मोशन में चल रही है, फिसल रही है, तो मोशन में है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं, तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगता है वो होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्योंकि वो क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है। क्या कर रही है, स्लाइड। स्लाइड मतलब फिसल रही है, अब फिसल रही है तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, स्लाइडिंग। तो ऐसे लिंक करके याद करो कि स्लाइड मतलब फिसलना, और जब वो फिसल रहा है तो स्लाइड कर रहा है, इसलिए फ्रिक्शन लग रहा है स्लाइडिंग। कैसा फ्रिक्शन लग रहा है, स्लाइडिंग। तीसरा देख लो, तीसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। क्या होता है भाई, रोलिंग फ्रिक्शन। कैसा फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। जब कोई ऑब्जेक्ट लुढ़क रहा होता है, सीधी सी बात है, लुढ़क, लुढ़क कैसे बनेगा, डैक है, लुढ़क। जब कोई ऑब्जेक्ट लुढ़क रहा होता है, डाएगा भैया, लुढ़क रहा होता है। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट लुढ़क रहा होता है, लुढ़क का मतलब क्या होता है, रोल कर रहा है, घूम रहा है, वो घूमते घूमते लुढ़क रहा है। देखो ये लुढ़क रहा है इसकी तरफ नीचे को, तो घूमते घूमते लुढ़क रहा है। तो यहाँ कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, रोलिंग फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, रोलिंग फ्रिक्शन, क्योंकि ये क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। बात समझ में आए, अगर वो रोल कर रहा है, लुढ़कता लुढ़कता आ रहा है तो रोलिंग फ्रिक्शन। अगर वो स्लाइड कर रहा है, फिसलता फिसलता आ रहा है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और अगर वो रुका हुआ है, मोशन में नहीं है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन। तीनों फ्रिक्शन समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। यहाँ पे भी देख सकते हो तुम, ठीक है, यहाँ पे भी तुम क्या कर सकते हो भैया, यहाँ पे भी तुम देख सकते हो। ठीक है, ये देखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, क्योंकि ये इधर को मोशन हो रहा है इसका, ठीक है, फिसल रहा है, चल रहा है, मोशन में है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख लो, ये रोल कर रहा है, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, घूमते घूमते जा रहे हैं। तो घूमते घूमते जा रहे हैं तो कौन सा फ्रिक्शन है, कौन सा फ्रिक्शन लगा रही है सरफेस, रोलिंग फ्रिक्शन। इस जो ऑब्जेक्ट है वो फ्रिक्शन नहीं लगा रहा, ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शन लगता है हमेशा। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है किसी सरफेस के, उसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है। कौन लगा रहा है उसके ऊपर फ्रिक्शन, वो सरफेस लगा रही है, वो ज़मीन लगा रही है जिस पे वो चल रहा है। जैसे तुम्हारे हाथ में पेन है, तो पेन को अगर तुम अपने टेबल के ऊपर को ऐसे लुढ़का दोगे तो वो लुढ़कते लुढ़कते जा रही है। ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन भी हो रहा है। ठीक है, अगर फिसला दोगे, फिसल रही है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी हो रहा है। अगर वो रखी हुई है तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन हो रहा है। कौन लगा रहा है फ्रिक्शन, वो तुम्हारी टेबल लगा रही है, किसके ऊपर, पेन के ऊपर, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है। और 3 प्रकार का ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शन लगता है जो हमने पढ़ लिया है। कोई समस्या है क्या, नहीं। तुम कहोगे जी ये क्या है, ये हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं कि हवा के द्वारा भी फ्रिक्शन लगाया जाता है और पानी के द्वारा भी फ्रिक्शन लगाया जाता है, वो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। क्लियर है या नहीं है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, मुझे लगता है इसमें कोई समस्या नहीं होगी। तो हमने अभी क्या पढ़ा भाई,
अभी क्या पढ़ा, और एक और लाइन इसमें है, ये भी पढ़ लेते हैं। एक और लाइन है, ये लाइन भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। कौन सी लाइन है बताइए, ये देख लीजिए लाइन। लाइन देखिए भैया, लाइन है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है भाई, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड स्टैटिक। कि सबसे कम फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन होता है, उससे ऊपर का फ्रिक्शन स्लाइडिंग और फिर स्टैटिक, ठीक है। ये मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ, देखिए ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखिएगा। हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने तुम्हें बताया था ना कि बाद में हम इनको पढ़ेंगे, छूटेगा कुछ नहीं। जो तुम्हारी एनसीईआरटी में हर एक हेडिंग उठा के देख लेना, हर एक हेडिंग को उठा के देख लेना, पूरे चैप्टर को पढ़ लेना, तुम्हें हर एक चीज़ मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं। टाइप्स हमने पढ़े, 3 प्रकार के टाइप पढ़े। पहला कौन सा पढ़ा, स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा पढ़ा, स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कब लगता है, जब ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है, मोशन नहीं कर रहा है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या पढ़ा भाई, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये कब लगता है, जब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होता है, मोशन में होता है। किस में होता है, मोशन में। या वो क्या कर रहा होता है, वो स्लाइड कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, स्लाइड। स्लाइड मतलब क्या होता है, लुढ़क रहा होता है, वो लुढ़क रहा, वो सॉरी फिसल रहा होता है, ठीक है। तीसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। क्या होता है भाई, रोलिंग फ्रिक्शन। कैसा फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। ये क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होता है, रोल कर रहा होता है, घूमते घूमते आ रहा है, लुढ़कता लुढ़कता बेचारा। तो ये 3 प्रकार के फ्रिक्शन हमने पढ़े, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। तीनों मैं समझा चुका हूँ, तीनों की मैंने तुम्हें इमेज भी दिखा दी है, ठीक है। आपने यहाँ पे सब कुछ देख लिया आराम से कि कौन सा इसमें क्या है। ये तुम्हारा स्टैटिक, ये तुम्हारा स्लाइडिंग, ये रोलिंग, ये मैं सब कुछ तुम्हें समझा चुका हूँ, ठीक है। अब एक और चीज़ है, वो समझ लीजिए अच्छे से, बिल्कुल। क्या समझोगे, अब समझोगे। देखो हमने क्या क्या पढ़ा, स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ा। क्या पढ़ा भाई, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, जिसकी साइड को मुंह खुला होता है वो ज़्यादा होता है। किससे ज़्यादा होता है, स्लाइडिंग से। ये बात ध्यान रखना, किससे ज़्यादा होता है, स्लाइडिंग से। और स्लाइडिंग किससे ज़्यादा होता है भाई, रोलिंग से। किससे ज़्यादा होता है, रोलिंग से। जो जो 3 टाइप हमने फ्रिक्शन के पढ़े, उसमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन कब लगता है, कौन सा लगता है सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन कौन सा लगता है, बताइए कौन सा लगता है भाई सबसे ज़्यादा। सबसे स्ट्रॉन्ग फ्रिक्शन कौन सा होता है, ठीक है। या बात करूँ स्ट्रॉन्ग की, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग फ्रिक्शन कौन सा होता है, बताइए भाई। सबसे स्ट्रॉन्ग फ्रिक्शन, तो जो सबसे ज़्यादा लगेगा। और सबसे ज़्यादा कौन सा लग रहा है, स्टैटिक। कौन सा लग रहा है, स्टैटिक। और सबसे कम, लेस फ्रिक्शन। हम किसकी बात कर रहे हैं, लेस फ्रिक्शन। सबसे कम फ्रिक्शन जो लगता है, ठीक है, जो सबसे कम होता है तीनों में से जो सबसे कम होता है कौन सा होता है, रोलिंग फ्रिक्शन। कौन सा होता है, रोलिंग। तो सबसे ज़्यादा तुम्हारा कौन सा हुआ भैया, सबसे ज़्यादा हुआ स्टैटिक और सबसे कम हुआ रोलिंग। और इन दोनों के बीच में कौन सा होता है, स्लाइडिंग। ये बात समझ में आई, बिल्कुल उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। तो मैंने तीनों टाइप तुम्हें बहुत अच्छे से समझा दिए, कौन सा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, कौन सा स्टैटिक, कौन सा रोलिंग। समझ में ना आए तो दोबारा देखना, ज़रूर देखना और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना, कोई डाउट नहीं रहेगा। सबसे अब हम पढ़ते हैं लास्ट वाला पॉइंट, जो होता है फ्लूइड फ्रिक्शन। और मैं तुम्हें इसमें भी दिखा देता हूँ, देखो भैया ये जो है ना बॉल बियरिंग, ये क्या काम कर रही है, ये क्या काम कर रही है, फ्रिक्शन को कम कर रही है। ये तो मैंने पढ़ा दिया ना, फ्रिक्शन को कम करना। हाँ, तो इसमें घबराना नहीं है कुछ भी। अब देख लीजिए यहाँ पे, अब हम पढ़ेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन। क्या पढ़ेंगे, फ्लूइड फ्रिक्शन। तो फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है भाई, फ्लूइड फ्रिक्शन इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैस ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू द। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट हवा में चल रहा है, जैसा एरोप्लेन, जो प्लेन है, जहाज है, हवा में उड़ रहा है, ठीक है, तो हवा उसके ऊपर फ्रिक्शन लगा रही है। हवा भी क्या लगा रही है, फोर्स लगाएगी, बिल्कुल लगाएगी भाई। हवा के द्वारा फोर्स लगाया जाता है, और वो फोर्स कौन सा होगा, फ्रिक्शन। उस फोर्स को हमने क्या नाम दिया, फ्रिक्शन नाम दे दिया, ठीक है। लेकिन उसका पूरा नाम फ्लूइड फ्रिक्शन। क्या हुआ, फ्लूइड फ्रिक्शन। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि जो गैस के द्वारा या एयर के द्वारा, जो गैस के द्वारा फ्रिक्शन लगा, वो कौन सा फ्रिक्शन है, फ्लूइड फ्रिक्शन है। कौन सा फ्रिक्शन है, फ्लूइड फ्रिक्शन है, ठीक है। कौन सा है भाई, फ्लूइड है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए दूसरा, मछलियाँ तैर रही है पानी के ऊपर, तो पानी के नीचे, पानी के अंदर मछलियाँ तैरती हैं। तो पानी के अंदर मछलियाँ तैर रही हैं, उन्हें भी जोर लगाना पड़ रहा है, क्योंकि पानी उनके ऊपर क्या लगा रहा है, फ्रिक्शन। और उस फ्रिक्शन को भी हमने क्या बोल दिया भैया, फ्लूइड फ्रिक्शन। क्या लगा दिया, क्या बोल दिया, फ्लूइड फ्रिक्शन। तो लिक्विड, पानी मतलब लिक्विड,
पानी की बात नहीं होती, लिक्विड के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तेल हो गया, ब्लड हो गया, हमारा खून हो गया, ठीक है, ये सब लिक्विड के अंदर आ जाते हैं। तो ये भी एक प्रकार का फ्रिक्शन लगाता है जिसका नाम क्या है, फ्लूइड फ्रिक्शन। क्या नाम है भैया, फ्लूइड फ्रिक्शन। ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो फ्लूइड फ्रिक्शन किस किस के द्वारा लगाया जाता है, एयर के द्वारा और लिक्विड के द्वारा, ठीक है। मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज़ समझा देता हूँ कि जो फ्लूइड होता है, जो हमारा फ्लूइड होता है, ठीक है, फ्लूइड दो चीज़ों से मिलके बना है, दो चीज़ों को फ्लूइड बोलते हैं, लिक्विड और गैस। इतनी बात ध्यान रखना। तो इन दो चीज़ों से मिलके इन दोनों को हम एक वर्ड में बोल देते हैं, इन दोनों को हम एक वर्ड में बोल देते हैं, और उस वर्ड का नाम क्या है, उसका नाम है फ्लूइड, उसका नाम है फ्लूइड। तो इन दोनों की वजह से जो फ्रिक्शन लगेगा, अब फिर मुझे बार बार फोर्स ना बोलना पड़े, क्योंकि तुम्हें पता है फोर्स ही होता है फ्रिक्शन भी। जो जब कोई चीज़ मोशन कर रही होती है, जैसे मछलियाँ मोशन कर रही है, मूवमेंट कर रही हैं, चल रही हैं आगे को, ठीक है, तो उनके ऊपर जो पानी है, जो दूसरी सरफेस है, दूसरी सरफेस किसकी है, पानी की, वो क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो उसे मैं फोर्स ना कह के क्या बोल लूँगा, फ्रिक्शन बोल लूँगा, क्योंकि वो उसके उल्टा फोर्स लगा रहा है, मछलियों के मोशन से उल्टा। और मछलियों के मोशन के ऑपोजिट जो फोर्स लगेगा, या मोशन के ऑपोजिट जो फोर्स लगेगा, वो हमेशा फ्रिक्शन बोला जाएगा। ये बात शुरू में ही समझा दी गई थी, दोबारा रिवाइज करवा दी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो फ्रिक्शन बोल रहा हूँ, तो लिक्विड और गैस के द्वारा ही जो फ्रिक्शन लगाया जाता है उसको ही फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। अब तो बात समझ में आई होगी कि फ्लूइड ही क्यों बोल रहा है इसको, क्योंकि फ्लूइड हम किसको बोलते हैं, लिक्विड को और गैस को। जब लिक्विड और गैस को एक साथ बोला जाता है तो फ्लूइड होता है, जब लिक्विड और गैस को एक साथ बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, फ्लूइड। तो फ्लूइड के अंदर क्या क्या है, लिक्विड भी और गैस भी। अगर कभी भी फ्लूइड वर्ड सुनो तो याद रखना कि फ्लूइड का मतलब है लिक्विड और गैस। और जो फ्लूइड के द्वारा काम हो रहा है, यानी कि लिक्विड और गैस के द्वारा काम हो रहा है, वही किसके द्वारा हो रहा है, फ्लूइड के, क्योंकि फ्लूइड क्या है, लिक्विड है और गैस है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो लिक्विड और गैस के द्वारा जो फ्रिक्शन लगाया गया, तो इसका मतलब वो फ्लूइड के द्वारा फ्रिक्शन लगाया गया, तो इसलिए उसका नाम रख दिया फ्लूइड फ्रिक्शन। क्या रख दिया, फ्लूइड फ्रिक्शन। कोई समस्या नहीं है। ये पहला पॉइंट था, ये मैंने तुम्हारा क्लियर करा दिया है फ्लूइड फ्रिक्शन से। तो यानी कि हमने क्या सीखा कि लिक्विड भी फ्रिक्शन लगाता है और गैस भी फ्रिक्शन लगाती है, और इन दोनों को इकट्ठा नाम दे दिया फ्लूइड फ्रिक्शन। क्या नाम दे दिया, फ्लूइड फ्रिक्शन। अब यहाँ देखिए फ्लूइड फ्रिक्शन किस किस पे डिपेंड करता है, फ्लूइड फ्रिक्शन किस किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन किस किस पे, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखना किस किस पे डिपेंड कर रहा है फ्लूइड फ्रिक्शन, कि फ्लूइड फ्रिक्शन कैसा होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा, किस किस पे डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट की स्पीड पे, ऑब्जेक्ट की स्पीड पे डिपेंड करेगा कि उसकी स्पीड कैसी है, फिर उसकी शेप पे कि उसकी शेप कैसी है, फिर उसके नेचर ऑफ द फ्लूइड पे कि वो फ्लूइड कैसा है, कि वो गैस है कि वो लिक्विड है, वो कोई जो भी चीज़ मूवमेंट कर रही है, मोशन कर रही है, वो गैस में कर रही है या लिक्विड में कर रही है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि फ्लूइड फ्रिक्शन कैसा लगेगा, ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? एनसीईआरटी को भी यहाँ से पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी को भी यहाँ से पढ़ लेते हैं। देखिए एक एक पॉइंट को पढ़ लेते हैं, कोई समस्या इसमें बिल्कुल नहीं आएगी। यू नो डैट, तुम जानते हो कि हवा जो है बहुत हल्की होती है, ठीक है, वो फ्रिक्शन फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शन लगाती है। इसी प्रकार से पानी या कोई दूसरा लिक्विड, ठीक है, वो भी फ्रिक्शन लगाता है जब ऑब्जेक्ट उसके अंदर को चलता है। मैं बात तुम्हें बता चुका हूँ कि हवा भी फ्रिक्शन लगा रही है, गैस और लिक्विड भी, यानी कि पानी भी। तो हम कॉमन नेम दे देते हैं गैस को और लिक्विड को, गैस को और लिक्विड को हमने एक कॉमन नाम दे दिया जिसको हमने क्या बोल दिया, फ्लूइड। तो वहाँ से तुम देख भी सकते हो यहाँ से इसकी डेफिनेशन, ठीक है, क्या डेफिनेशन, तो कुछ नहीं, द कॉमन नेम ऑफ गैस एंड लिक्विड। जो गैस और लिक्विड का कॉमन नाम होता है, गैस और लिक्विड का कॉमन नाम होता है, उसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड। क्या बोलते हैं भैया, फ्लूइड बोलते हैं। तो कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम यानी कि एक इकट्ठा नाम बोल देते हैं किसका, लिक्विड का और गैस का, लिक्विड का और गैस का, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि फ्लूइड भी क्या लगाता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाता है ऑब्जेक्ट के ऊपर जो मोशन कर रहे होते हैं उसके अंदर को, ठीक है, जो मोशन कर रहे होते हैं उसके अंदर को। ये बात समझे? तो हमने यहाँ पे समझा भी दिया था कि जो फ्लूइड है वो भी क्या लगाता है, एक प्रकार से फ्रिक्शन लगाता है। क्या लगाता है, फ्रिक्शन, जो उसके अंदर को चल रहे हैं। और फ्लूइड के अंदर, फ्लूइड मतलब गैस और लिक्विड, इन दोनों का कॉमन नाम क्या है, फ्लूइड है। और ये भी एक प्रकार का फ्रिक्शन लगा रहा है जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। तो या तो ये बोल लीजिए कि फ्लूइड के द्वारा फ्रिक्शन लगाया जाता है, उसको फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं, या बोल लीजिए कि गैस और लिक्विड दोनों के द्वारा कॉमन
गैस और लिक्विड के द्वारा फ्रिक्शन लगाया जाता है उसको फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। बात एक ही है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, ये देख लीजिए एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। क्या पॉइंट है भैया वो, द फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट बाई फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग, यानी कि एक नाम दे दिया इसको, फ्लूइड फ्रिक्शन को दूसरा नाम दे दिया कि जो फ्रिक्शन फ्लूइड के द्वारा लगाया जा रहा है उसको हम ड्रैग भी बोल रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम ड्रैग भी बोल रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं भैया, ड्रैग भी बोल रहे हैं। देख लो ये जो फ्लूइड फ्रिक्शन है ना, इसे ही दूसरा नाम दे दिया, ये जो फ्लूइड फ्रिक्शन है इस भाई साहब को ही दूसरा नाम दे दिया भैया, इस भाई साहब को ही क्या कर दिया, दूसरा नाम दे दिया, इसको दूसरा नाम क्या दे दिया, ड्रैग। क्या दे दिया, ड्रैग। तो जो फ्लूइड के द्वारा फ्रिक्शन लगाया जाता है उसको फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं और उसका दूसरा नाम ड्रैग होता है। जैसे तुम हो, तुम्हारा एक नाम, कोई भी नाम है तुम्हारा, ठीक है, चिंटू मिंटू जो भी है, ठीक है, और फिर जो तुम्हारा ये दूसरा नाम है कोई स्कूल में, ठीक है, तो स्कूल में दूसरा नाम, घर पे दूसरा नाम है, तो तुम व्यक्ति एक ही ना, तो वो काम वो है तो फ्लूइड फ्रिक्शन ही, लेकिन उसका दूसरा नाम हो गया ड्रैग। दूसरा नाम क्या हो गया उसका, ड्रैग। क्या हो गया, ड्रैग हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं तुम्हें पढ़ के भी दिखा देता हूँ, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट बाय फ्लूइड, फ्लूइड के द्वारा जब फ्रिक्शन फोर्स लगाया जाता है उसको ड्रैग बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ड्रैग बोलते हैं। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है। द फ्रिक्शन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन फ्लूइड डिपेंड ऑन इट्स स्पीड, वो किस पे डिपेंड करेगा, इसकी स्पीड पे डिपेंड करेगा, और किस पे, शेप पे डिपेंड करेगा, उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। ये तीनों चीज़ मैं तुम्हें पॉइंट में पढ़ा चुका हूँ, घबराने की जरूरत है, ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें ऐसा ना लगे कि एनसीईआरटी से बाहर पढ़ा रहे हैं। इट इज ऑब्वियस डैट वैन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू फ्लूइड, जब फ्लूइड के अंदर ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो फ्रिक्शन उसके ऊपर लगेगा, उस प्रोसेस से क्या होगी, एनर्जी लॉस होगी, यानी कि एनर्जी निकलेगी भाई। कहीं भी फ्रिक्शन होगा वहाँ हीट जरूर प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। ये बात मैं तुम्हें पहले भी सिखा चुका हूँ, ये बात मैं तुम्हें पहले भी सिखा चुका हूँ कि जहाँ भी फ्रिक्शन होगा वहाँ क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी या एनर्जी प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी या एनर्जी प्रोड्यूस होगी। बात एक ही है, दोनों बात एक ही, एनर्जी और हीट। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, कोई दिक्कत, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ ली हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लो, एफर्ट्स आर देयरफॉर मेड ऑफ मिनिमाइज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कम लगे, हमें एफर्ट कम लगाना पड़े फ्रिक्शन में, उसमें गैस में और लिक्विड में चलने के लिए एनर्जी कम लगानी पड़े, ताकत कम लगानी पड़े, इसलिए फ्रिक्शन को कम करना पड़ेगा। और फ्रिक्शन कम किसकी वजह से करते हैं, अभी बताया किस किस पे डिपेंड करता है, स्पीड पे, शेप पे और नेचर पे, कि हम चल कहाँ रहे, तो उसकी शेप पे ज़्यादा डिपेंड करता है, तो उसको एक स्पेशल शेप दी जाती है। उस शेप का नाम क्या होता है भैया, उसका जो स्पेशल शेप दी जाती है उस शेप का नाम क्या होता है, उस शेप का नाम होता है स्ट्रीमलाइट। स्ट्रीमलाइन क्या होता है, स्ट्रीमलाइन। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी की शेप बनाई जाती है जिससे कि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन, या मैं उसका नाम दे देता हूँ ड्रैग। बात देखिए वो क्या होता है, कम होता है। फिर हमें एफर्ट्स क्या लगाने पड़ते हैं, कम लगाने पड़ते हैं। एनर्जी क्या लगानी पड़ती है, एनर्जी कम लगानी पड़ती है, एनर्जी कम लगानी पड़ती है, क्योंकि फ्रिक्शन क्या कर दिया, कम कर दिया। बात समझ में आई या नहीं आई, बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। वेयर डू यू थिंक साइंटिस्ट गेट हिंट फॉर दीज स्पेशल शेप फ्रॉम नेचर ऑफ कोर्स। तो साइंटिस्टों ने जैसे प्लेन हो गया, जहाज हो गया, इनकी शेप किससे इंस्पायर होकर, किससे सीख के दी है, जो पक्षी होते हैं, इनकी पक्षियों की जो शेप होती है, मछलियों की जो शेप होती है, वो स्ट्रीम लाइन शेप होती है, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रीम्ड लाइन, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, तो यही सब कुछ इसमें दिखा रखा है, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देख लो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे मैं तुम्हें बता भी देता हूँ, लास्ट है बस, इसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बर्ड लाइंग इन एयर, जो हवा में पक्षी चलते हैं उनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है, जिससे फ्रिक्शन क्या होता है, रिड्यूज होता है, जिससे फ्रिक्शन क्या होता है भैया, रिड्यूज होता है। ये वर्ड जरूर ध्यान रखना, कम होता है, ठीक है। फिशेज लिविंग इन वाटर, जो पानी में रहती है उनकी बॉडी भी स्टीम लाइन होती है, जिससे फ्रिक्शन क्या होता है भैया, फ्रिक्शन क्या होता है, रिड्यूज होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, रिड्यूज होता है। ये बात समझ में आई होगी, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। एरोप्लेन्स और स्पेस क्राफ्ट जो होते हैं उनकी बॉडी भी स्ट्रीम लाइन होती है फ्लूइड के अंदर, जिससे कि फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, या एयर के अंदर, तो फ्लूइड फ्रिक्शन उससे भी क्या होता है, रिड्यूज होता है। क्या होता है, रिड्यूज होता है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, बिल्कुल आई है। यहाँ पे देख लीजिए, इसकी जो बॉडी की शेप है वो भी कैसी है, स्ट्रीम लाइंड है। कैसी शेप है भैया, स्ट्रीम लाइंड। कैसी, स्ट्रीम लाइंड। जो ये मछली की शेप है ये भी स्ट्रीम लाइंड है, इसकी शेप भी। तो हमें एफर्ट कम लगाना पड़े, कम एनर्जी लगानी पड़े, उसकी वजह से हम
किसके अंदर हमें जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो कम लगे तो एनर्जी कम लगानी पड़ेगी, तो यानी कि ड्रैग कम लगे एनर्जी कम लगानी पड़ेगी, तो इसलिए हम एक स्पेशल शेप बनाते हैं। कैसी शेप बनाते हैं? स्पेशल, जिसका नाम हमने दिया है स्ट्रीमलाइंड शेप। क्या नाम दिया है भाई? स्ट्रीमलाइंड शेप। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ तुम्हारा चैप्टर हो जाता है ये फिनिश, ठीक है। और ठीक यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तुम देख लीजिए, तो मैं दिखा देता हूँ, एक एक चीज़ हमने क्लियर कर दी है कीवर्ड्स में भी, कि बॉल बियरिंग क्या होता है भैया? जो फ्रिक्शन को कम करती हैं वे, जो गोल गोल सी होती हैं, साइकिल वगैरह में लगी होती हैं, बता था। ड्रैग क्या है? ड्रैग क्या है? फ्लूइड फ्रिक्शन का ही दूसरा नाम। फ्लूइड फ्रिक्शन, जब फ्लूइड फ्रिक्शन या जब फ्रिक्शन है वो किसके द्वारा लगाया जाता है? जब फ्लूइड के द्वारा फ्रिक्शन लगाया जाता है, किसके द्वारा? फ्लूइड के द्वारा फ्रिक्शन लगाया जाता है, तो उसको ड्रैग बोलते हैं। बता दिया। फ्रिक्शन क्या होता है शुरू में ही समझा दिया, दो सरफेस के बीच में लगता है, मोशन को रोकता है किसी ऑब्जेक्ट की। इंटरलॉकिंग बता दी, रफ सरफेस में ज़्यादा होगी, स्मूथ सरफेस में कम होगी, यानी कि हम एक दूसरे को इंटरलॉक मतलब पकड़ पाएंगे। रफ सरफेस ज़्यादा पकड़ेगी तो फ्रिक्शन ज़्यादा, और स्मूथ कम पकड़ेगी तो फ्रिक्शन कम। लुब्रिकेंट्स मैंने तुम्हें बता दिया। लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं? वो होते हैं जो फ्रिक्शन को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस मतलब कम करते हैं, जैसे कि ऑयल वगैरह हो गया, तेल वगैरह, ग्रीस वगैरह बता दिया था, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन भी समझा दिया, जो लुढ़कते लुढ़कते आता है। स्लाइडिंग, जो फिसलते फिसलते, जो रुका हुआ है रेस्ट में, स्टैटिक। ये सारे पॉइंट मैंने तुम्हें समझा दिए हैं। ये सभी पॉइंट मैंने तुम्हें क्या कर दिए? समझा दिए। पहला देखो, फ्रिक्शन ओपोज द रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन क्या करता है? मोशन को रोकता है दो सरफेस के बीच में, ठीक है। फ्रिक्शन किस पे डिपेंड होता है? नेचर पे सरफेस की। ये मैं तुम्हें सब कुछ सिखा चुका हूँ। नेचर पे सरफेस की क्या होता है? फ्रिक्शन डिपेंड होता है, ठीक है, ठीक है। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ सब्सटेंस फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द स्मूथनेस। वो कितनी स्मूथ है सरफेस, कितनी वो सरफेस क्या है? स्मूथ है, ठीक है। ये बात समझिए, स्मूथ है, उस पर भी वो डिपेंड करेगा, कम स्मूथ है या ज़्यादा, यानी कि रफ है या कैसी है, ठीक है। फ्रिक्शन डिपेंड ऑन हाउ हार्ड द टू सरफेस प्रेस टुगेदर, यानी कि दो सरफेस एक दूसरे को कितने जोर से फोर्स लगा रही हैं। ये कोई सरफेस है, इस पर रखा हुआ है, इस पर कितना फोर्स लगा रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा। मैं पढ़ा चुका हूँ, जितना भारी होगा वो ज़्यादा लगाएगा और जितना हल्का होगा कम। स्टैटिक फ्रिक्शन बता दिया, जो रेस्ट में लगता है। वी ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट, हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं, इसको मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं, और ये किस में है? रेस्ट में रखा हुआ। जैसे कोई भी चीज़ है, कोई बड़ा सा पत्थर है जो हमसे नहीं हिल रहा, लेकिन हम फोर्स लगाए जा रहे हैं, मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं हिल रहा, तो उसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है। कौन सा? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन मैंने बता दिया, लुढ़कते लुढ़कते जा रहा है जब कोई स्लाइड कर रहा है, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होगा स्टैटिक से, ये भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ या नहीं, कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो क्या होता है? कम होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है भैया? कम होता है। किससे? किससे भैया? स्टैटिक से। बताया था नहीं कि स्टैटिक सबसे ज़्यादा, ये समझाया था मैंने तुम्हें, ठीक है। फ्रिक्शन जो है इंपॉर्टेंट है, इवन सब बता चुका हूँ कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो मैंने बता दिया। इंक्रीज करते हैं, ठीक है, सरफेस को रफ करके, सरफेस रफ करेंगे तो फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा, ये भी मैंने तुम्हें समझा दिया। तो सोल, जूते के जो सोल हैं या टायर हैं जो व्हीकल्स के हैं, क्या होते हैं? फ्रिक्शन को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? फ्रिक्शन को बढ़ाते हैं, इसकी वजह से हम आराम से चल सकते हैं, और फ्रिक्शन की वजह से घिस जाते हैं, समझ गए। फ्रिक्शन के ऊपर जो जूते के ऊपर वो लगा के रखते हैं गिट्टी गिट्टी सी तलवे के नीचे, वो क्यों होती है? जिससे फ्रिक्शन बढ़ जाए। फ्रिक्शन क्या कम अनडिज़ायरेबल भी होता है, यानी कि थोड़ा सा नुकसानदायक भी होता है, बता दिया था नहीं, कुछ काम ऐसे करता है। कोई दिक्कत? फ्रिक्शन कैन रिड्यूस बाय यूजिंग लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट का यूज करके फ्रिक्शन लूज भी किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। वैन वन बॉडी, जब एक बॉडी दूसरे के ऊपर रोल करेगी तो उसको हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, और रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग से कम होता है। रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग से कम होता है, और स्लाइडिंग स्टैटिक से कम होता है। कोई दिक्कत ना, ठीक है। इन मैनी मशीन्स फ्रिक्शन इज रिड्यूस बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग, बहुत मशीन में बॉल बेयरिंग मैंने बताया इस्तेमाल करके फ्रिक्शन को कम करते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन कैन बी मिनिमाइज, फ्लूइड फ्रिक्शन कम किया जा सकता है एक शेप दे के, और इस शेप का नाम क्या था भाई? स्ट्रीमलाइंड। कैसी शेप? स्ट्रीमलाइंड, जो किसके पास में होती थी? पक्षियों के और मछली के, बर्ड्स के और फिश के, बर्ड्स के और फिश के। कोई दिक्कत है? इनके पास में होती है, जिससे हमने एरोप्लेन वगैरह बनाए हैं। तो ये पूरा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट, ये पूरा चैप्टर क्या हो जाता है? कंप्लीट, ठीक है। वो मैंने तुम्हें बता दिया था, एक बार और बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन जो लगता है वो स्टैटिक होता है, उससे कम क्या होता है? स्लाइडिंग होता है, और सबसे कम क्या होता है? रोलिंग होता है। कोई दिक्कत? ठीक है।
तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ये चैप्टर भी क्लियर हो गया। इसको ध्यान से दोबारा देख लेना, अच्छे से क्लियर कर लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना और नोट्स इसके सभी बना लेना, ताकि तुम नोट्स बना के दोबारा पढ़ो और तुम्हें सारा चैप्टर याद आ जाए। ठीक है, धन्यवाद।